अब बच्चे तो ऐसे ना, मैं आपको बताऊं कि, है ना, है ना, मैं मतलब बच्चे तो ऐसे हैं बेटा, तो मतलब मैं एक बार बताऊं कि, है ना, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा जोर से बोलूंगा, कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा जोर से अभी तो और गुस्सा है में, गुस्सा में थोड़ा मतलब वैसे हो गया अंदर से ऐसे, बस वो अंदर से एक गुस्सा होता ना कि बॉइलिंग, तो खून जो होता ना अभी भी ऐसे लग रहा है कि बस वो सामने आ जाए तो मार दूं उसे, यहाँ से मार दूंगा, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ मैं आपको। अगर किसी को देखना है तो उसे सामने ले आए, मैं मार दूंगा उसे, इतनी गुस्सा आ रही है उस पर। चल ठीक है, स्टेबिलिटी अपनी प्लेस पर रहती है, स्टेबिलिटी अपनी प्लेस है। और अगर कोई उसे जानता है ना और मुझे ना बताए तो बोल देना उसको, बेटा अगर, जो बोलते हैं ना अपन कि अगर पापा एक हैं तुम्हारे, तो एक बार एवाईडी सर के सामने जाके बोल दे कि हमने गाली दी थी, उससे बुलवा देना, फिर मजा देखो तुम। एवाईडी सर क्या मतलब, यादव जी क्या करते हैं फिर देख लेंगे। चल बेटा अपन पढ़ते हैं वैसे, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस है, तो एन बाई पी रेशियो से अपन पढ़ रहे थे, और बाय एन बाई पी रेशियो अपन डिस्कस कर रहे थे, मतलब ना एक पॉइंट चल रहा था भाई कि एन बाई पी रेशियो, इससे पढ़ रहे थे अपन। तो अपन कह रहे थे कि भाई देखो, अगर if n by p is equal to 1, it is a stable nuclei. And if n by p ratio is not equal to 1, तो अपन एक रेंज भी लिख रहे थे, not equal to 1, it is unstable, unstable, है ना, तो अपन उसको अनस्टेबल न्यूक्लियर बोल सकते हैं। if so experimentally लिख रहे थे, क्योंकि experimentally it is found that, it is found that up to atomic number, up to atomic number, up to atomic number 20, the n by p is equal to 1 होता है, मतलब अप टू कैल्शियम की बात कर रहे हैं, सो अप टू कैल्शियम की बात कर रहे हैं, है ना, अप टू कैल्शियम, है ना, सो एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, number increases, as the atomic number increases, the increase in number of proton is, number of proton is more than number of neutron, number of neutron is more, मेरे दिमाग में वही चल रहा है, number of neutron is more than number of proton, है ना, number of proton, ठीक है, प्रोटॉन लिख दिया था मैंने, बट कोई बात नहीं, है ना, इज मोर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा बढ़ेगा तो एन बाई पी रेशियो बढ़ेगा, सो एन बाई पी रेशियो इंक्रीजेस, तो न्यूट्रॉन में अगर नंबर ज्यादा बढ़ेगा तो एन बाई पी रेशियो इंक्रीज होगा, है ना, है ना, तो ठीक है, एन बाई पी रेशियो इज राइट। हाँ बेटा हंस तो इसलिए रहा हूं मैं क्योंकि, है ना, ठीक है, हंस तो इसलिए रहा हूँ कि गुस्सा आ रहा भयंकर, अभी भी मतलब ऐसा लग रहा कि आज पता, तुम्हारे बाद वाली क्लास तो कैंसिल करूंगा मैं, पढ़ाऊंगा नहीं आज, तुम्हारी 2 क्लासेस इसलिए पढ़ाऊंगा, है ना, और वो बार बार दिमाग में आ रहा ना कि बेटा पहली बार मुझे किसी ने ऐसी गाली दी और वो सामने नहीं है, मतलब मेरी किस्मत देखो कि मैंने, उसने गाली दी मैं सामने और वो सामने नहीं, नहीं तो तुम्हें बताया मैं तो, इट इज अ कैजुअलिटी देन,
So if the n by p ratio है ना, हाँ देखते हैं बेटा, साइबर सेल बता देगा वैसे मुझे, मतलब ये तो है. So n by p ratio is, अब अपन ने लिखा कि भाई देख, so n by p ratio increases, अपन कहेंगे वो बढ़ेगा. ठीक है, चलो फोकस करते हैं अपन इस पे. सो n by p रेशियो इंक्रीजेस. अब ऑब्वियसली बात है, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ेगा प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो n by p रेशियो बढ़ेगा. अब n by p रेशियो बढ़ेगा तो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा अनस्टेबल. सो न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल. न्यूक्लियर बिकम, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं अपन. सो बिकम अनस्टेबल, न्यूक्लियर बिकम अनस्टेबल. अब अपन कहेंगे देख भाई, अगर अपन बात करेंगे n by p रेशियो में, तो अपन कहेंगे इफ n by p is equal to 1 to 1.1, it is a stable nucleus, है ना, it is a stable nucleus. And if n by p is equal to 1.1 to 1.5, then it is an unstable nucleus. ठीक है, वो unstable nucleus होता है, राइट. और अगर n by p रेशियो, अगर n by p रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 होगा ना, then it is highly unstable nucleus, highly unstable nuclei. अब n by p रेशियो जो होता है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5, जैसे अपन लिखेंगे एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल लिखते हैं अपन, ऑल एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर. हाँ, एटॉमिक नंबर जो होता है, ऑल एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 83 विल हैव n by p greater than 1/5. So they have radioactive properties. Radioactive properties. है ना? Properties. So they will have radioactive properties. है ना? N by p is right. So they will have a radioactive properties. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हमें ये पता चल गया, इसका मतलब है जो भी एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है या इक्वल है, तो अपन कहेंगे दैट विल बी इक्वल टू, उनमें रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज होगी. तो जितने भी एलिमेंट्स के लिए n by p रेशियो ग्रेटर देन 1.5 होगा, वो सारे के सारे रेडियोएक्टिविटी शो कर सकते हैं, राइट. तो अपन लिखेंगे, चलो भाई ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं. तो इससे मैं ये बता सकता हूं कि n by p रेशियो में अगर कोई एलिमेंट का n by p रेशियो है, तो वो कौन सा पार्टिकल एमिट करके स्टेबिलिटी अटेन करेगा. पहले अपन ऐसे भी लिख लेते हैं, n by p रेशियो इज इक्वल टू 2, दैट इज अ मैक्सिमम. इससे ज्यादा थोड़ी होगा, है ना. n by p रेशियो इज मैक्सिमम फॉर ट्रीशियम, है ना. ट्रीशियम के लिए n by p रेशियो, क्योंकि ट्रीशियम में उसका मास नंबर 3 होता है और एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो न्यूट्रॉन 2 होंगे और उसमें प्रोटॉन 1 होगा. तो अब n by 2 से बड़ा किसी के लिए नहीं होता, मतलब ट्रीशियम इज हाईली अनस्टेबल. वैसे भी अपन को पता है कि रेडियो एक्टिव मतलब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है, एक ड्यूट्रियम होता है और एक ट्रीशियम होता है. और ट्रीशियम जो होता है वही रेडियो एक्टिव होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है. ट्रीशियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, बाकी दोनों रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं. ये हाइड्रोजन वाले चैप्टर्स में भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है. अब अगर अपन चेक करेंगे कि भाई चलो n by p रेशियो से, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो से, जो न्यूट्रॉन अपन कहेंगे द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स and proton present in the nucleus, है ना. जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ना न्यूक्लियस में, so the neutrons and protons which are present in the nucleus are also present in shells with their definite numbers. ये तो एटम में होता था भाई इलेक्ट्रॉन का, भाई डेफिनेट नंबर, और वो शेल्स में तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट. आर प्रेजेंट इन सेल्स विद डेफिनेट नंबर इन शेल्स, with definite number in shells, number of proton and neutrons in the shells, in the shell. ये दोनों ही प्रेजेंट होता है, वो डेफिनेट नंबर होता है जो उसमें प्रेजेंट होता है. These numbers are called magic numbers. These
नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स, है ना, इनको अपन मैजिक नंबर भी बोलते हैं। तो मैं नंबर फॉर द शेल वो बताता हूँ, है ना, नेक्स्ट पेज पे आप ये लिख लो, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ कि व्हाट विल बी द नंबर फॉर दैट। तो एक बार आप देख लो, फिर अपन देखते हैं कि उस नंबर में अपन को क्या लिखना है। है ना, तो मैजिक नंबर्स, ठीक है। 0.5 है, पता क्या 0.5 को एक्सप्लेन करना है मुझे, नेक्स्ट पेज पे 0.5 को एक्सप्लेन करने वाला है ना। 0.5 पे 0.5 को नेक्स्ट पे मैंने 0.5 पे ये लिखा हुआ है कि जो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना बेटा, ऐसे, है ना, जो न्यूक्लियस के अंदर है, मतलब ये जो जैसे अपन एटम में लिखते हैं ना, प्रोटॉन होता है, बाद में ऐसे शेल्स होते हैं, तो पता क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो भी शेल्स में होते हैं। तो चलो देखते हैं वो शेल्स में कैसे होते हैं, वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ उसे, है ना। यस, मतलब अपन उसमें भी बिल्कुल जैसे पीरियोडिक टेबल में होता है ना, कि भाई उसमें कि 2 8 8 ऐसे अपन लिखते हैं ना, जो कि भाई ये अपन से ये बोल रहा है कि जो न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है, तो प्रोटॉन भी ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट नंबर पे, प्रोटॉन। और प्रोटॉन का भी डेफिनेट नंबर होता है, जैसे बाहर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ऐसे न्यूट्रॉन्स भी होते हैं डेफिनेट नंबर में इनसाइड द न्यूक्लियस। तो अपन सोचेंगे इतना छोटा तो एक तो न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे शेल्स में होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, यही तो बता रहा हूँ मैं आपको, यही तो बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं ना, वो भी डेफिनेट नंबर, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखेंगे अपन, है, इन द शेल्स, प्रोटॉन इन शेल्स, मतलब न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे 2 8, देन विल राइट 20, विल राइट ऐसे 28 30, दैट इज 52, then 84, then it is 140, ऐसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द सेल्स, न्यूट्रॉन भी शेल्स में होते हैं, और न्यूट्रॉन इन द शेल क्या होता है, वो भी ऐसे होते हैं, 84 एंड ये 126 होता है। बस लास्ट वाले में डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है, बाकी सब में डिफरेंस नहीं होता। और ये इन्हीं को कहते हैं अपन मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर इसलिए कि जिन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही ये होंगे, उनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है, उनमें स्टेबिलिटी ऑफ द एटम थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन ना, अगर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो जैसे इसमें है ना, तो अपन कहेंगे इसमें मान लो कि अपने पास ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन के लिए न्यूक्लियस हो गया, अब उसमें फर्स्ट शेल में क्या होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे, सेकंड में कितने 8 न्यूट्रॉन होंगे, थर्ड में कितने 20 न्यूट्रॉन होंगे। तो ऐसे न्यूट्रॉन्स भी शेल्स में होते हैं। तो अपन कहेंगे आज तक तो अपन यही पढ़ते आए भाई, कि भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं अंदर, हमें कभी किसी ने नहीं बताया कि ये शेल्स में भी होते हैं। बिल्कुल वो शेल्स में होते हैं। द फिलिंग ऑफ, भाई एक तरीके से ये क्या आप फॉलो कर रहे हो, आपका प्रिंसिपल ही तो फॉलो कर रहे हो, द फिलिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑन प्रोटॉन्स, द फिलिंग ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन इन शेल्स। अब ये बाहर की बात की नहीं कर रहा मैं, न्यूक्लियस के अंदर के शेल की बात कर रहा हूँ। इन शेल्स फॉलोज, फॉलोज, अपन कहेंगे अब ये भी जो रूल्स अपन ने लिखे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, दे फॉलोज अफबाउ प्रिंसिपल, they follow the Aufbau principle, Pauli's principle, and Hund's law of maximum multiplicity। मतलब सारे रूल्स भी फॉलो होंगे, हाँ बिल्कुल होते हैं। अपन पढ़ते नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में अपन को पढ़ना नहीं, बस एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अपन से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, डू दे फॉलो द नंबर ऑफ न्यूटन एंड प्रोटॉन्स, डू दे फॉलो अफबाउ प्रिंसिपल, और द ओनली द इलेक्ट्रॉन फॉलोज। तो अपन को पता होना चाहिए, नहीं नहीं न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी फॉलो करते हैं वो रूल्स, हंट्स रूल, पॉलिस प्रिंसिपल, ये सब वो सब फॉलो करना।
राइट। तो नेक्स्ट वी कैन राइट इज दैट इज ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन, वो सब फॉलो करेंगे उसको। मैं इसको हटा देता हूँ ऐसे, ठीक है। एंड दैट वाज द रीजन अपन कहेंगे जो स्टेबिलिटी होती है, सो द स्टेबिलिटी, अब देखना स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई विथ, है ना, जो न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी है, अगर न्यूक्लियस में इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स है, इवन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर मोर स्टेबल देन इवन न्यूट्रॉन। अब उसको थोड़ा सा लिख देता हूँ ना, इवन न्यूट्रॉन, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, number of neutron and proton are more stable than nucleus with one of them is odd. One of them मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन is odd. Them न्यूट्रॉन या प्रोटॉन दोनों में से कोई एक odd होगा, is odd, is more stable if both are odd, more stable than if both are odd. अब पता ये क्या होगा, both are odd, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों की बात कर रहा हूँ अपन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अगर दोनों ही odd है तो अपन कहेंगे देख भाई इसमें पता क्या होगा, जैसे अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये भी इवन है और ये भी इवन है, तो इसका मतलब है इवन नंबर होने का मतलब है सारे के सारे न्यूट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, इनका भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन का भी तो अपन चार्ज थोड़ी कैंसिल करते हैं ऐसे लिखने से, एक ऑर्बिटल क्या कैंसिल करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, चार्ज तो उनमें होता है। तो इसमें भी अगर ये इवन होंगे तो सारे के सारे पेयर्ड होंगे, ये इवन होंगे तो सारे के सारे पेयर्ड होंगे, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अगर ये ऑड होंगे और ये इवन, अगर दोनों में से कोई भी एक ऑड होगा तो होगा क्या, इसमें ये अनपेड होगा, अगर ये अनपेड होगा तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं होगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, और ये इवन है तो इसकी स्टेबिलिटी होगी। अगर दोनों ऑड हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो दोनों का ही मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं होगा, अगर दोनों ऑड हैं तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ये स्टेबिलिटी मतलब ये अगर दोनों ऑड हैं तो स्टेबिलिटी और भी कम होगी, न्यूट्रॉन भी ऑड है और प्रोटॉन भी ऑड है, इसका मतलब है दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं हुआ, अगर मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है उनकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो ऐसे न्यूक्लियस जिनमें दोनों मतलब दोनों ही इवन नंबर्स हैं, तो सारे के सारे जो न्यूट्रॉन्स होंगे उनके मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल्ड होंगे और प्रोटॉन के भी मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल्ड होंगे। ऑड नंबर में सारे के सारे न्यूट्रॉन्स जो होंगे अगर ऑड नंबर हैं तो सभी का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं हो सकता है, इवन में हो सकता है, तो इसमें कम से कम इसके तो कैंसिल्ड हो जाएंगे। अब अगर दोनों ही ऑड है तो ना तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हुए और ना इसके हुए, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अपने पास ये आ जाएगा। That's why we say that the stability is like this. These numbers are called magic numbers because जिनमें वैलेंस शेल या लास्ट शेल में ये नंबर्स प्रेजेंट होंगे उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी, जिनको जैसे अपन कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स अपन बोलते हैं ना, वैसे इसके लिए भी अगर ये प्रेजेंट है तो in that case that will be having extra stability. So that's why these numbers are called magic numbers क्योंकि उनमें extra stability आती है। So that is about the n by p ratio जो अपन कैलकुलेट करेंगे। अब अपन चेक करते हैं n by p ratio अपन ने पढ़ लिया, ठीक है भाई। अब मैं प्रीवियस पेज पे जा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। अब अपन कहेंगे ठीक है सर मुझे ये पता चल गया न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, लेकिन बताऊंगा कैसे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बेसिस पे कि कौन से एमिशन से मैं न्यूक्लियस को स्टेबल कर सकता हूँ। तो अपन उसके लिए एक ग्राफ पढ़ लेते हैं, जो ग्राफ होगा n by p रेशियो ग्राफ, ठीक है, उसको अपन कहेंगे n by p रेशियो ग्राफ। तो चलो फिर अपन उसको n by p रेशियो ग्राफ कर लेते हैं, ठीक है। तो n by p रेशियो ग्राफ कर लेते हैं अपन, कोई बात नहीं, राइट। तो अपन n by p रेशियो ग्राफ को पढ़ लेते हैं। तो मैं ग्राफ के थ्रू बता देता हूं अब n by p रेशियो। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं, मेरे ख्याल से आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो अपन नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं भाई,
ठीक है, तो मेरे ख्याल से अपन नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब अपन ग्राफ से देख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ से अपन को काफी इजीली समझ में आ जाएगा कि आप एन बाई पी रेशियो कैसे बताने वाले हैं। ग्राफ से ज्यादा इजी होता है समझना, और अगर कुछ लिखना होगा तो अपन लिख भी लेंगे उसमें कि भाई ग्राफ में कैसे अपन बता सकते हैं। तो अपन न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो लिख लेते हैं यहाँ पर ग्राफ में। ठीक है, तो चलो न्यूट्रॉन प्रोटॉन लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, तो एन हो जाएगा अपने लिए, और उधर लिख लेता हूँ मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, कॉपी नहीं किया, जल्दी कॉपी करो भाई थोड़ा सा। थोड़ा जल्दी कॉपी करो ताकि अपन कंप्लीट कर लें इसको। ओके, चलो अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ना एन बाई पी रेशियो में अपन क्या पढ़ेंगे, ये तो न्यूट्रॉन होगा, या प्रोटॉन मतलब जेड हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ना, प्रोटॉन मतलब हो जाएगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अब होता क्या है, अपन ने पढ़ा कि भाई एटॉमिक नंबर अप टू 20, वो ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो अपन ना इसको 45 डिग्री एंगल कर लेते हैं। एन बाई पी रेशियो एक साथ बढ़ रहा होगा, तो अपन इसको बता देंगे कि एन बाई पी रेशियो एक साथ अगर बढ़ेगा तो वो ऐसे हो जाएगा। सो दिस इज एन बाई पी रेशियो, अगर अपने पास 1 है तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा भाई। ये एन बाई पी रेशियो एग्जैक्टली 45 पे होगा, तो एन बाई पी इज इक्वल टू 1। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा। अब अपन ने कहा कि भाई एटॉमिक नंबर 20 के आसपास जो है, आप क्या बोलते हो कि एटॉमिक नंबर 20 के आसपास वो मतलब 1 ही रहता है, मतलब यहाँ तक जो है वो और नियरली 1 ही रहता है ना। लेकिन 20 के बाद तो अपन एटॉमिक नंबर 20 एज्यूम कर लेते हैं, और आगे अपन नहीं लिखते हैं क्योंकि फिर अपन को ग्राफ एग्जैक्टली उसी के हिसाब से लिखना होगा। अपन तो ये देख लेते हैं, आप एटॉमिक नंबर बता देना क्या करना है, एन बाई पी रेशियो देख लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये कांस्टेंट रहता है, मान लिया अपन ने। अब इसके आगे क्या होगा, ये जैसे जैसे बढ़ेगा, तो अपन को पता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा बढ़ते हैं प्रोटॉन से। अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, तो ग्राफ। अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा इसको, क्योंकि वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं आ पाएगा एक ग्राफ। वो क्या होगा, एन बाई पी रेशियो कभी किसी एटम के लिए इधर आ जाएगा, कभी किसी के लिए इधर आ जाएगा। मतलब अपन ऐसे बना देंगे कि भाई एटम एक किसी के लिए इधर आ गया, किसी के लिए इस पे आ गया, फिर इधर को हो गया, फिर किसी के लिए इधर आ गया, इधर आ गया, मतलब इस बेल्ट में सारे के सारे एन बाई पी रेशियो आ जाएंगे। सो बेल्ट ऑफ एन बाई पी रेशियो, ये जो होगा, दिस इज अ बेल्ट ऑफ एन बाई पी रेशियो ऑफ एटम्स फॉर एटम्स, ऐसे लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, एन बाई पी रेशियो अपन ने एक बात तो लिखा ही हुआ कि अगर एटॉमिक नंबर 83 हुआ, उससे ज्यादा हुआ, तो एन बाई पी ग्रेटर देन 1 होता है, तो इधर ग्रेटर देन 1.5 होता है। तो यहाँ पर एन बाई पी रेशियो तो 1 था, यहाँ मान लो 1.2 आ गया, यहाँ 1.3 आ गया, 1.4 आ गया। अपन अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ तक ना इधर एटॉमिक नंबर था, ये 83 आ जाता, ये 83 आ जाता। अब वो मैंने इसके लिए मना किया था कि अपन स्केल कोई बना नहीं रहे हैं, अपन तो बस ये पता कर रहे हैं कि भाई अगर 83 हो गया एटॉमिक नंबर, तो अपन को पता था कि ये 1.5 हो जाएगा। तो इधर जो है ना, ये इधर n बाई पी इक्वल टू 1.5, ये आपने बताया, और इसके बाद फिर n बाई पी रेशियो फिर 1.5 से ज्यादा आ जाएगा। ऐसे अलग अलग एलिमेंट के लिए n बाई पी रेशियो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ये 85 से 83 से एटॉमिक नंबर ज्यादा है तब आएगा। तो इधर जो होता है वो n बाई पी रेशियो जो होता है ग्रेटर देन 1.53 होता है, वो ये 83 का 1.53 होता है, उससे बड़ा होगा तो अपन को पता है क्या होगा। तो इस बेल्ट में इस यहाँ तक जो है
वो ये वाले पार्ट में अपन को क्या होगा, ये n/p रेशियो होगा, और इस वाले पार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक वो n/p रेशियो 5 से बढ़ता जाएगा ऐसे बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम 2 हो सकता है। 2 का मतलब है न्यूट्रॉन डबल होंगे प्रोटॉन से। अब अपन है कि काम की बात इसमें कि ठीक है, अपन को ये पता है कि बेल्ट ऐसे इंक्रीज होता है। अब अपन कहेंगे सर अगर ये n/p रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो इसके ऊपर वाले सारे के सारे n/p ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियस सी बात है इधर n/p लेस देन 1 है, इसे लिखेंगे। अब अपन काम की बात करते हैं। पॉइंट 1, n/p अगर 1 है तो स्टेबल न्यूक्लियर। इफ n/p is nearly 1.1 then it is stable nuclei। ये तो आप पहले भी बता चुके हैं। No need for any emissions, for any emissions, ठीक है ना, कोई एमिशन की जरूरत नहीं है। दूसरा चेक कर लेते हैं, अगर n/p रेशियो n/p is greater than 1.1, अब अपन लिख लेते हैं उसको, n/p is greater than, मतलब लिख लेते हैं अपन ऐसे 1.1 to 1.5, भाई इसके बीच में तो होगा इस बेल्ट में n/p रेशियो। सो इफ n/p रेशियो is 1.1 to 1.5, then atom shows beta emission for stability। और बीटा एमिशन होगा तो ऑब्वियसली बात है गामा तो अपने आप होता ही होता है। तो इस वाले बेल्ट में क्या होगा, अगर इस बेल्ट में कोई एलिमेंट है तो वो क्या करेगा, ये वाला पार्ट 1.1 था तो इधर वाला पार्ट जो है वो 1.1 से लेके 1.5 वाला पार्ट है, तो उस केस में बीटा एमिशन से उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। एक थर्ड पॉइंट लिख लेते फॉलोड बाय गामा एमिशन, फॉलोड बाय गामा एमिशन। ये अपन ने पहले पढ़ा था भाई, एक बार में एक ही टाइप का एमिशन होगा, जिसमें बीटा होगा तो उसमें गामा होगा, और जिसमें अल्फा होगा उसमें बीटा कंपलसरी है और बीटा के बाद गामा कंपलसरी है, और जिसमें गामा होगा उसमें अल्फा बीटा होना जरूरी नहीं है, जिसमें बीटा होगा उसमें अल्फा नहीं होगा, लेकिन जिसमें अल्फा होगा उसमें बीटा कंपलसरी है, उसमें गामा कंपलसरी है। पहले अल्फा होता है, फिर बीटा होता है, फिर गामा होता है। अगर आपका n/p रेशियो इज ग्रेटर देन 1.53 इक्वल टू, लिख लेता हूं, देन nuclei get stable by अल्फा एमिशन। तो अपन को पहले से पता है, आप मुझे एटम दे दो, मैं n/p कैलकुलेट कर लेता हूं, अगर इनमें से n/p कोई आएगा तो बता दूंगा कौन सा एमिशन होगा, फॉलोड बाय बीटा देन गामा, बाय बीटा एमिशन देन गामा एमिशन, देन गामा एमिशन। मतलब मैं अपने आप ही बता दूंगा, आप मुझे एटम लिखो, मैं बता दूंगा कौन सा एमिशन करना है, सो दैट इट विल बी स्टेबल। मान लो अपन को पता है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं वैसे, कि एल्यूमिनियम है, ये 27 होता है और 13 होता है। आपने ये स्टेबल न्यूक्लियर है, अपन को पता है एटॉमिक नंबर 13 होता है और 27 इसका मास होता है, ये स्टेबल होता है। अब मान लो इसका एक स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियर आपने मुझे दे दिया, और मैंने तुमसे कहा मेरे पास ना एक एल्यूमिनियम का आइसोटोप है जो 31 और 13, एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता है आइसोटोप में, 31 और 13 है, तो बताओ इसमें कौन सा एमिशन होगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, n/p कैलकुलेट करेंगे, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैलकुलेट कर लेंगे। न्यूट्रॉन कितना होगा, इसको माइनस कर देते हैं, 13 माइनस करेंगे इससे तो 31 माइनस 13 कर लेते हैं तो 11, और ये 2 आ गया, ये 8 आ गया, और अपने पास आ गया ये 1। तो अपन कहेंगे n/p इज इक्वल टू 18/13, इट इज ग्रेटर देन 1.1। चलो बीटा एमिशन कर लेते हैं, बीटा एमिशन होगा तो स्टेबल हो जाएगा। है ना, तो इससे अपन बताएंगे कि कौन सा एमिशन करना पड़ेगा तो स्टेबिलिटी, लेकिन अल्फा एमिशन होगा तो बीटा गामा कंपल्सरी है, तो यहां से अपन को पता चल जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट लिख लेते हैं, इफ n/p इज लेस देन 1 तब क्या करेंगे भाई, अगर ये लेस देन ग्रेटर देन 1 तो आपने बता दिया, और ग्रेटर देन 1 में ये जो होंगे ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, इधर वाले जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, जिसमें भी ना अल्फा एमिशन होगा वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं।
कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें n/p ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.53 होगा ना, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट कैन शो रेडियो एक्टिविटी, जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे। सो दोस एलिमेंट्स कैन शो द रेडियो एक्टिविटी। इफ n/p इज लेस देन 1, अगर n/p लेस देन 1 है तो अपन कहेंगे दैट इज इक्वल टू, राइट। तो n/p मतलब इधर, अब n/p लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया कि भाई ये वाला वैल्यू छोटा और ये वाला वैल्यू बड़ा है, तो अपन कहेंगे एटॉमिक नंबर कम कर दो। एटॉमिक नंबर कम करोगे तो प्रोटॉन का नंबर कम करोगे तो ऑटोमेटिकली ये रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि n/p लेस देन 1 का मतलब हो गया ऐसे होगा जैसे 8/10 है, तो लेस देन। तो कैसे फिर इसका n/p रेशियो बढ़ा, इसको कम करो, इसको कम करने का मतलब प्रोटॉन का नंबर कम करो, लेस देन 1, देन न्यूक्लियस गेट स्टेबल। तो ऐसा कौन सा एमिशन होता है जिसमें एटॉमिक नंबर कम होता है, पॉजिट्रॉन एमिशन, बाय पॉजिट्रॉन एमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। या तो अपन पॉजिट्रॉन एमिशन करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैप्चर या के कैप्चर, वो अपन ने पढ़ा हुआ था लास्ट टाइम। सो इलेक्ट्रॉन कैप्चर और के कैप्चर, इससे अपन बता देंगे, दैट इज, ठीक है ना। तो उससे अपन बता सकते हैं। अब इसमें और अपन से कुछ नहीं पूछने वाले हैं, बस इतना ही पूछेंगे इससे, ग्राफ से पूछेंगे, और जो पॉइंट्स अपन ने लिखे वो पॉइंट्स अपन ने सारे के सारे ऑलमोस्ट इधर वापस लिख लिए। अपन ने ये पॉइंट जो लिखे थे, थोड़ा बहुत इसको भी ध्यान रखना कि भाई इवन और ऑड गिवन है तो उससे भी अपन स्टेबिलिटी बता सकते हैं। सारे इवन है या एक ऑड है और एक इवन है या दोनों ऑड है तो भी अपन स्टेबिलिटी बता सकते हैं, ये अपन इससे स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो आप मुझे एलिमेंट दे दो, जैसे मैंने आपको दिया, आप कोई भी एलिमेंट दे दो तो अपन बता देंगे कि उसमें कौन सा एमिशन खरीदने से वो n/p0 कैसे होगा, बता n/p0 कैसे हो सकता है। पता n/p0 तो हो नहीं सकता। हाइड्रोजन, तो अब अगर हाइड्रोजन में 1 और 1 लिखेंगे अपन तो उसमें प्रोटॉन है, तो n/p मतलब प्रोटॉन है, तो अपन अब ये तो 0/1 हो गया। 0/1 क्या लिखेंगे बताओ, 0 रहेगा। तो अगर ये है तो ये तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, ये रेडियो एक्टिव भी नहीं हो सकता, इसकी रेडियो एक्टिविटी होगी नहीं, n/p रेशियो को 0 रहेगा। तो उसके लिए तो पढ़ेंगे ही नहीं, पर n/p कम से कम 1 तो होना चाहिए, तो हम कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं होगा इसका, है ना। लो भाई, अब बताओ, तो can we say that n/p is 9 and non/0 is equal to 1.1? नहीं, हाँ मतलब अपन मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अपन ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे, अपन तो नंबर्स की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन नंबर की बात कर रहे हैं, अपन मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि n/p9 कभी हो नहीं सकता। हाँ, बनाने को अपन लिख सकते हैं, दे विल हैव द सेम स्टेबिलिटी, वो अपन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर अपन ये वैल्यू से मतलब बना रहे हैं कि कोई दो मैथमेटिकल फंक्शन में दो जगह 1.1 बन रहा है तो अपन कहेंगे दे विल हैव द सेम स्टेबिलिटी। अगर n/p का वैल्यू सेम आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैथमेटिकली तो अपन बता ही सकते हैं, है ना। तो इक्वल नहीं हो सकते, अगर मैथमेटिकल इक्वेशन में अपन ये बोल रहे हैं कि दो एलिमेंट के लिए n/p सेम आ रहा है तो उनकी स्टेबिलिटी सेम होगी, बिल्कुल बताएंगे, अदरवाइज इट्स नॉट करेक्ट। तो ये n/p रेशियो, अगर दो एलिमेंट का n/p सेम आया तो आप बता देना उनकी स्टेबिलिटी सेम। तो मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, ये लो भाई, अब अपन दूसरे पेज पे लिखते हैं, दैट इज, एक अपन पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फिजन, फिजन एंड फ्यूजन। तो एक बार अपन न्यूक्लियर फिजन पढ़ लेते हैं। फिजन होता है जिसमें न्यूक्लियर ब्रेक होता है, सो न्यूक्लियर फिजन का मतलब है व्हेन हैवी न्यूक्लियर ब्रेक इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर, न्यूक्लियर ब्रेक इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर।
into smaller nuclei. ठीक है ना, break into smaller nuclei. ठीक है. So the process in which the heavy nuclei break into two different lighter nuclei, lighter nuclei along with neutrons, है ना, उसमें न्यूट्रॉन्स भी होंगे. So along with the neutrons is nuclear fission, huh? Nuclear fission. It is observed उसमें observe होता है that the mass of the sum of the mass of lighter nuclei, that the sum of the mass of lighter nuclei, जो छोटे न्यूक्लियर बनते हैं ना, is less than heavier nuclei, ना, less than the heavier nuclei, nuclei. This difference in mass is called mass difference. This difference in mass in form of energy is called nuclear fission energy. उसको अपन nuclear fission energy is called nuclear fission energy. Nuclear fission energy. इसको कहते हैं अपन न्यूक्लियर फिशन एनर्जी. तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन. भाई अपने पास एक एग्जांपल है, ऐसे ले लेते हैं. यूरेनियम है 235, 92 होता है. इसमें अपन एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, कर दिया. जब अपन एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, दिस इज स्टेबल न्यूक्लियर. ये यूरेनियम जो होगा वो स्टेबल था. अपन ने जब इसको न्यूट्रॉन से कोलाइड किया, क्योंकि न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, तो वो इजीली कोलाइड भी कर जाएगा इससे. तो जब ये इससे कोलाइड करेगा तो ये बनेगा न्यूट्रॉन में 236. अपन को पता है ये बैलेंस होते हैं, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस. ये बन जाएगा. ये जो बनता है ये अनस्टेबल होता है ना. ये एक तरीके से अपन न्यूक्लियर बॉम्ब लगा रहे हैं. न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होता है, जो मिसाइल्स होते हैं, मिसाइल में ये फिल्ड होता है और ये फिल करते हैं वो, और एक चैम्बर में न्यूट्रॉन डाल देते हैं. एक चैम्बर में वो क्या करेंगे, दूसरे चैम्बर में उस मिसाइल में न्यूट्रॉन डालेंगे. जब हमको न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट करना है ना, तो उस चैम्बर से इस न्यूट्रॉन को छोड़ देंगे, वो एक्साइट करके छोड़ेंगे तो इससे कोलाइड करेगा. जब वो इससे कोलाइड करेगा तो उसे अनस्टेबल बना देगा और वो ब्रेक हो जाएगा. अब जब वो ब्रेक होगा ना, तो यहाँ पर बनेगा बेरियम बनेगा, क्रिप्टॉन बनेगा और 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं. 3 न्यूट्रॉन बनेगा. क्रिप्टॉन ये तो 36 होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर आप लिख दोगे, ये 141 होता है. तो ये लिख दोगे आप. बाकी चीजें आप लिख सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 92 से आप क्या करोगे, 36 माइनस करोगे. ये तो 3 into 0 है, तो 36 माइनस करोगे तो आप क्या करोगे, इसको 6 लिखोगे और यहाँ पर इससे 8 और 3 56, तो आप इसको 56 लिखोगे. और इधर तो आप कहोगे उसमें क्या सब बैलेंस करते हैं अपन, तो ये 141 प्लस 3 न्यूट्रॉन 144 हो गया, और 236 से उसको माइनस कर देता हूँ मैं, तो मेरे पास ये आ जाएगा 2, और ये 23 से 14 सीधा माइनस कर देता हूँ, तो 6 + 3 9 हो जाएगा. तो मैं यहाँ पर 92 ये हो गया. अपन को पता, अब क्रिप्टॉन का तो एटॉमिक नंबर सभी को पता रहता है भाई, इनर्ट गैस है 36 होगा एटॉमिक नंबर. इसका एटॉमिक नंबर अपन को पता है, इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा अपने पास. तो ये अपन को कैलकुलेट करना
अब होता क्या है ना कि इसमें जैसे न्यूक्लियर फिजन अपन देखेंगे तो देखते हैं कि भाई ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है वो अपन इससे इतना डरते क्यों हैं उससे, न्यूक्लियर बॉम्ब से। उससे डरने का रीजन ये होता है कि जब ये कोलाइड करेगा ना इससे तो ये बनेंगे और ये 3 न्यूट्रॉन बनेंगे। मतलब एक बार यूरेनियम 235 था और 92, अपन को पता है ये एक न्यूट्रॉन से कोलाइड किया। तो अब जब ये एक न्यूट्रॉन से कोलाइड करेगा तो क्या करेंगे, ये 3 न्यूट्रॉन बनाएगा। ये 3 न्यूट्रॉन वापस, अब इसका अमाउंट होगा ना, भाई इसका अमाउंट होगा बहुत सारा, एक एटम थोड़ी लेंगे अपन तो, एक चैम्बर में बहुत सारा यूरेनियम भर देंगे। तो ये 3 न्यूट्रॉन करेंगे, क्या करेंगे, ये वापस यूरेनियम से कोलाइड करेंगे 235 से, ये भी 235 से कोलाइड, ये भी 235 से कोलाइड करेगा और ये भी 235 से कोलाइड करेंगे यूरेनियम 235। तो क्या करेंगे, इधर 3 न्यूट्रॉन और बनेंगे, इधर फिर 3 न्यूट्रॉन और बनेंगे और इधर भी 3 न्यूट्रॉन और बनेंगे। अब ये 3 न्यूट्रॉन फिर कोलाइड करेंगे तो हर एक न्यूट्रॉन 3 3 न्यूट्रॉन, ये भी 3 बनाएगा, 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 ये भी 3 बनाएगा। मतलब हर एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन बना रहा है। इसलिए अपन कहते हैं वो चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्यों, क्योंकि एक न्यूट्रॉन कोलाइड करना है तो 3 न्यूट्रॉन अपने आप बन जाएंगे, वो 3 न्यूट्रॉन वापस उससे कोलाइड करेंगे तो वहां 9 न्यूट्रॉन बना देंगे। मतलब 9 न्यूट्रॉन, इधर क्या हो गया अपने पास 3 टू द पावर, इधर क्या हो गया अपने पास 3 टू द पावर 2, इधर क्या हो गया अपने पास 3 टू द पावर 3। मतलब ऐसे चेन बनता जाएगा और न्यूट्रॉन ऐसे मल्टीपल्स होता जाएंगे और वो सारे न्यूट्रॉन आके इससे कोलाइड करेंगे, मतलब वो चेन रिएक्शन ऐसे फैलता जाएगा पूरा। दैट इज न्यूक्लियर द चेन रिएक्शन। क्योंकि हर एक न्यूट्रॉन कोलाइड करके कितने बना रहा है, 3 न्यूट्रॉन बना रहा है। तो ये जब 3 बन गए तो इनसे 3 न्यूट्रॉन, हर एक न्यूट्रॉन 3 बनाएगा तो 9 हो गए। अब हर एक फिर 3 बनाएगा, इसलिए वो चेन रिएक्शन। दिस इज एटम ना, न्यूक्लियर process in the nuclear bomb. This is the nuclear bomb. इसको कहते हैं न्यूक्लियर। तो ठीक है, वी गॉट दैट इट इज द प्रोसेस इन द न्यूक्लियर फॉर्म ना, जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियर प्रोसेस। जैसे न्यूक्लियर फिजन होता है, अब कभी कभी अपन से क्या बोल सकते हैं कि भाई कभी कभी वो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, मतलब इसमें कि यूरेनियम अपन 238 ले लेंगे, फिर न्यूट्रॉन कोलाइड किया तो कभी कभी ये एलिमेंट भी चेंज हो जाते हैं। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे एलिमेंट दे दो और अगर ये दे दोगे तो मैं बता दूंगा कि कितने न्यूट्रॉन निकलने चाहिए, क्योंकि मुझे एक बात पता है, ये और इनका सम इसके बराबर होना चाहिए। मान लो अगर अपन ने ऐसे, क्योंकि जो पूछ सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, इसको हटा दिया मैंने। और मैंने तुमसे, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अपन से पता है क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, बताओ कि इससे कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, तो अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, ये कितना है 236, इधर एक्स ले लेता हूँ, तो इधर कर लेता हूँ दिस प्लस दिस, एक्स इंटू 1 मस्ट बी इक्वल टू 236, एक्स कैलकुलेट कर लूंगा कितना, पता है अपन को कैसे कंजर्व करना होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो भाई 3 न्यूट्रॉन आएंगे तो 3 + 92 + 141 इज इक्वल टू 236, बैलेंस करके बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कितने न्यूट्रॉन आने। तो एटॉमिक नंबर से न्यूट्रॉन बता सकते हैं, नहीं बता सकते क्योंकि वो तो जीरो है, इसका नाम आएगा ही नहीं न्यूट्रॉन, तो उसमें इन दोनों का सम ही आएगा। उस टाइप से क्वेश्चन से पूछ सकते हैं ना। अब मैं एक दूसरे पेज पे जा रहा हूँ जिसमें अपन न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में बस इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, लाइटर न्यूक्लियर जुड़ के एक हेवियर न्यूक्लियर बनाएंगे। ठीक है, तो मैं एक वो लिख लेता हूँ, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, वैसे डेफिनेशन तो यहीं पे लिख लेंगे क्योंकि इसको बिल्कुल इसके जैसे इसका रिवर्स डेफिनेशन हो जाएगा, तो लिख देते हैं यही न्यूक्लियर, फिर अपन रिएक्शन दूसरे पेज पे लिख लेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा अपन को। न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, so when the process in which the lighter nuclei combine to form heavier nuclei, heavier nuclei. It is observed that the mass of
heavier nuclei is less. Heavier nuclei is less than the mass of lighter nuclei combined. Nuclei combined. Lighter nuclei combined. है ना? Lighter nuclei combined. This difference in mass, जैसे इधर था ना कि इन दोनों का मास कंबाइन करोगे तो कम आएगा इससे, हेवी न्यूक्लियर से। वैसे इसमें क्या होगा, दोनों को कंबाइन करेंगे तो हेवी न्यूक्लियर का मास क्या होता है, कम आता है, जिनको अपन ने कंबाइन किया उनसे। द डिफरेंस इन मास इज कॉल्ड मास इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। In mass in form of energy is called nuclear fusion energy. That is called nuclear fusion energy. Nuclear fusion energy. अब देखो एक बात है, आप ये बार बार बोल रहे हो कि डिफरेंस इन मास इन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कैलकुलेटेड एज न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। तो एक्चुअली मास को अपन कहेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, तो अपन को पता है, टू कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी, टू कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी। अपने पास आइंस्टीन का फॉर्मूला होता है, दैट इज E इज इक्वल टू mc², वो अपने पास होता है। अगर आपके पास मास गिवन है तो उसे c² से मल्टीप्लाई कर देना, तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट होता है। तो इसका जो यूनिट है अपन जूल ले लेते हैं, तो मास को केजी में होना चाहिए और इसको मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होना चाहिए। लो भाई हो गए जूल्स, mkg, 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वो तो आपने यूनिट कन्वर्जन ना, यूनिट एंड डायमेंशन जो फिजिक्स में होते हैं उससे बता, बट जूल्स इज एमकेएस यूनिट, सो मास भी अपन को एमकेएस यूनिट लेना पड़ेगा, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो वैल्यू अपन को पता है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, c इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो बताने की जरूरत नहीं है, और m इज मास इन केजी ले लेंगे तो अपन को पता चल जाएगा। तो हाउ टू, ये बार बार आप लिख रहे हैं दिस डिफरेंस इन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो वो कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, आइंस्टीन के फॉर्मूले से अपन को पता है। तो मेरे ख्याल से वी गॉट इट भाई, कैसे इसमें न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, हर एक न्यूट्रॉन ऐसे चेन रिएक्शन कैसे बनाता है, आपने देखा 3 to the power square, 3 to the power 3, 3 to the power 4, ऐसे वो चेन बनाता जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिजन में ब्रेक होते हैं न्यूक्लियर, हेवियर न्यूक्लियर इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर, और फ्यूजन में फ्यूज्ड करेंगे अपन लाइटर न्यूक्लियर को हेवियर न्यूक्लियर। राइट, सो इसमें हेवी टू लाइटर न्यूक्लियर, और इसमें लाइटर न्यूक्लियर टू हेवी न्यूक्लियर, इसमें दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो अब आप बोलो तो अपन नेक्स्ट पेज में अपन वो कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं, इसका प्रोसेस लिख लेते हैं भाई, कैसे मतलब अपन बताएंगे, क्योंकि फ्यूजन तो मतलब जनरली अपन कर नहीं पाते फ्यूजन रिएक्शंस मतलब लैब में, क्योंकि दे आर कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, उनके लिए टेम्परेचर बहुत चाहिए, मतलब 1 लाख केल्विन टेम्परेचर चाहिए। अब उतना टेम्परेचर कौन होल्ड करेगा, अपन वो बॉम्ब बना के बस फोड़ सकते हैं फट से, अपन उसको बना के रख नहीं सकते, उसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो अपन ऐसे करते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के। तो एग्जाम्पल में जैसे दैट इज रिएक्शन इन सन, सन में जो रिएक्शन होता है ना वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में होता है, उधर हाइड्रोजन होते हैं जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हीलियम में, ये हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होता है, और अगर अपन बैलेंस करेंगे
तो अपन को पता है सर 4 इंटू 1 ये तो 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, लेकिन इंटू 4 इंटू 1 तो 4 हो गया, इधर 2 ही है, तो हम ठीक है बैलेंस कर देते हैं, लो बैलेंस है। ओके सो दिस इज पॉजिट्रॉन है, इसका मतलब है सन में क्या हो रहा है, अपन को पता है सन में क्या आ रहा है, एक तो पॉजिट्रॉन आ रहा है, दिस इज नथिंग बट अ पॉजिट्रॉन। दिस एमिशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इज इमिटेड, उस सन का जो एनर्जी है उसी से। और एनर्जी के लिए यूनिट की बात करेंगे अपन तो ऑब्वियस सी बात है, अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हैं, तो अपन लिखेंगे, अगर अपन लिखेंगे दैट इज मान लो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, दैट इज मेरे पास मास डिफेक्ट, सपोज मास डिफेक्ट से जैसे अपन कहेंगे, अपन बार बार कर रहे हैं ना कि भाई हैवियर न्यूक्लियर है और लाइटर न्यूक्लियर में कन्वर्ट, तो इन दोनों के जो मास में डिफरेंस है, अगर इसका मास एक्स है और इसका वाई है, तो अपन कह रहे हैं कि भाई हैवियर जो था उसका मास ज्यादा था, इसका कम है, मतलब x माइनस वाई इज मास डिफेक्ट। तो ये जो मास डिफेक्ट है ना, इसको आप कन्वर्ट कर ले एनर्जी में, कैसे, इसको यहाँ ले ले रहे हैं इंटू सी स्क्वायर। तो मेरा मतलब ये है कि अगर ये मास डिफेक्ट 1 AMU के बराबर है, अगर मुझे 1 AMU अपन को पता है कितना होता है, 1.66 10 to the power माइनस 27 kg। तो अपन को पता है कि भाई यूनिट की अगर अपन बात करेंगे ना, तो 1 मास डिफेक्ट है ना, अगर 1 AMU, तो इतना एनर्जी लिबरेट होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन। मतलब एक एएमयू का अगर मास डिफेक्ट हो जाए तो इतना सारा एनर्जी लिबरेट होता है। आप चिंता मत करो, आपके बैकअप लेक्चर और वो जो भी बच्चे हैं ना जो नए ज्वाइन किए हैं, मैं आज यही तो बता रहा था तुमको यार कि तुम लोगों से ज्यादा टेंशन मुझे है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि रिजल्ट के लिए ही पढ़ते हैं बेटा अपन, कि रिजल्ट मिले अपन। अब इसलिए तो मैंने अब तुमसे आते ही बात की थी कि बेटा अपन मतलब कुछ करना पड़ेगा अपन को, अगर अपन को रिजल्ट चाहिए। सिर्फ ऐसे थोड़ी कि पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा तो बैकअप लेक्चर के टेंशन मत लो। संडे के बाद मैंने तुमसे शायद लास्ट क्लास में भी कहा था, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, संडे के बाद या फर्स्ट वीक में मैं लगाऊंगा, मैंने कहा था तुमसे। तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो ना बैच में, तो फिर टेंशन ज्यादा नहीं लेनी पड़ती, मैं ही ज्यादा टेंशन लेता हूँ। मैं ही तुमसे कहूंगा भैया एक्स्ट्रा पढ़ लो, भैया एक्स्ट्रा पढ़ लो, जरूरी है ना। तो बिल्कुल टेंशन मतलब, मुझे सब दिमाग में चल रही है सारी चीजें, कि बच्चों के लिए क्या चाहिए, क्या बच्चों को रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा फटाफट। तो अपन को पता चल गया भाई, देखो सन में क्या रिएक्शन होता है वो अपन को पता चल गया, हाइड्रोजन इज बर्निंग इनटू हीलियम और पॉजिट्रॉन एमिशन हो रहा है। ये जो पॉजिट्रॉन एमिशन होता है ना, ये इन्फॉर्म इन्हीं का मास जो है ना, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन मास आ गया अपने पास इसके पॉजिट्रॉन एमिशन से 9.1 10 to the power minus 31 kg। तो मल्टीप्लाई करो, कन्वर्ट करो, 1 AMU कितना होता है, अब ये कितना AMU होगा अपन को पता है, 1 AMU कितना होता है, कितना ग्राम, तो इतना केजी कितना AMU पता देंगे, सीधा मास कैलकुलेट कर देंगे, वो अपन को पता है ना, मतलब यूनिटरी मेथड से साफ साफ कि भाई 1.66 इंटू 10 to the power minus 27 kg 1 AMU होता है। तो बताओ इतना केजी कितना AMU होगा, कैलकुलेट कर लिया। अब 1 AMU इतना एनर्जी होता है, तो जितना अपन ने यहाँ कैलकुलेट किया इससे, उससे कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगा पता, दैट इज यूनिटरी मेथड, है ना। तो अपन उसको यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये रिएक्शन अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, एक तो ये रिएक्शन हो गया, दूसरा अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो मेरे पास 2 ड्यूट्रियम है, एक ट्रिशियम ले आता हूँ, तो फिर ठीक है, अब इसको भी हीलियम में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि इनमें मोस्टली जो रिएक्शन होते हैं ना न्यूक्लियर फ्यूजन में, वो हाइड्रोजन के ही होते हैं, तो ट्रिशियम को मैंने हाइड्रोजन से, ये ड्यूट्रियम हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर है, ये ड्यूट्रियम लिया मैंने और ये ट्रिशियम लिया मैंने, तो मैंने हीलियम बना लिया। अब बैलेंस करना अपन को आता है, ये दोनों तो 1 हो गए, ये दोनों 5 हो गए, इसका मतलब एक इसमें न्यूट्रॉन निकलेगा, हो गया। अब दिस इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये रेडिएशन है, तो 1 न्यूट्रॉन का मास कितना होता है अपन को पता है, तो AMU में कितना होगा अपन को कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी बता सकते हैं कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से निकले, बता सकते हैं। ठीक है, फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं,
जो अपन इसमें अब और रिएक्शन लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करना ना, इन हाइड्रोजन को कंबाइन करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट न्यूक्लियर फ्यूजन, carry out nuclear fusion reaction, nuclear fusion reaction, huge amount of energy is required, amount of energy is required, huge amount of energy is required. तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ around 10 to the power of 5 Kelvin, that is 1 lakh Kelvin. So these are called thermonuclear reactions. इसलिए अपन इनको thermonuclear reaction बोलते हैं. So these are called thermonuclear reaction. That is what we do. तो एग्जाम्पल अगर अपन लिखेंगे तो हाइड्रोजन बॉम्ब इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन. इसलिए अपन हाइड्रोजन बॉम्ब बना नहीं सकते, उसको बस ब्लास्ट कर सकते हैं, क्योंकि उतना टेम्परेचर रखेंगे कहाँ, और टेम्परेचर प्रैक्टिकली अगर अपन करेंगे तो इतना टेम्परेचर कोई अपने पास एलिमेंट ही नहीं है जो ये टेम्परेचर होल्ड कर सके. इसलिए अपन उसे कोई बॉक्स में या कहीं उसको मतलब ब्लास्ट कर सके. अपन को बस ये पता है इतना एनर्जी चाहिए, तो बस ऐसे हाइड्रोजन बम को वहां ब्लास्ट करो, भाग जाओ अगर भाग सकते हो तो, वरना उतना टेम्परेचर जनरेट होगा तो खत्म ही हो जाएंगे. सो इट इज थर्मोन्यूक्लियर. अब ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, एक छोटा सा पार्ट और डिस्कस करते हैं अपन, आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन. ट्रांसमिटेशन पूछ सकते हैं आपसे, ये आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन, इसलिए मैं उसको ऐसे रखा. आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन का मतलब है कि जैसे अपने डाल्टन्स लॉ में पढ़ा था कि भाई एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज डाल्टन्स लॉ. बट अब ऐसा नहीं है, हम किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो सारा का सारा आयरन गोल्ड में कन्वर्ट कर दो भाई. अगर आपने कहा ना कि आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जितना आयरन है अपने पास सारा सारा गोल्ड में कन्वर्ट कर दो, फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं. लेकिन जो आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट आता है कन्वर्जन का, वो बहुत ज्यादा आता है. दैट्स व्हाई वी रिक्वायर न्यूक्लियर रिएक्टर्स. तो अभी जो गोल्ड का प्राइस है ना 10 ग्राम का अराउंड 50,000, तो 10 ग्राम का अपन को कॉस्ट मिलेगा, कॉस्ट जो पड़ेगा अपन को वो अराउंड 5 lakhs पड़ेगा, मतलब 500,000 वो पड़ेगा इसको बनाने का आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन में. तो फिर भैया फिर इसी से बना लो, ये जो नेचुरल वे में अपन निकालते हैं गोल्ड वही अच्छा है. इतना कॉस्ट कौन लेगा, वो लेगा भी नहीं ना कोई वे, तो ऊपर अगर अभी अपन बनाएंगे है ना तो बहुत महंगा हो जाएगा. तो आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन अपन कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या जहां अपन को बहुत जरूरत है कि उसके बगैर काम नहीं चलेगा. तो अब एक तो अपन ने पढ़ा हुआ है एग्जांपल आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन का, कैसे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में आपने क्या पढ़ा था कि जो बेरिलियम शीट्स होते हैं, पढ़ा था ना अपन ने, जो बेरिलियम शीट होता है उसको अपन ने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया था. ये अल्फा पार्टिकल है ना. अब हीलियम लिखा है तो अल्फा पार्टिकल तो ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन है आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन. हाँ बिल्कुल, तो वो कार्बन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल अपन ने ये पढ़ा हुआ है. सो दिस बेरिलियम शीट एक ऐसे जो मतलब एक शीट मतलब यू नो दैट कि मतलब ऐसे आयरन का जैसे शीट होता है, ऐसे बेरिलियम का एक शीट ले लिया अपन ने, इस पे अल्फा पार्टिकल को कोलाइड करवाया, तो ये जो शीट थी ना ये कार्बन में कन्वर्ट हो गई थी. ये तो बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं था, तो अपन को पता चल गया ये न्यूट्रॉन था. ऐसे डिस्कवर हुआ था न्यूट्रॉन, जैसे अपन को पता डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ऐसे तो हुआ था. अभी अपन को क्या करेंगे, वो अभी अपन को कहेंगे कि देखो भाई अगर मान लो अपन को ऐसे क्वेश्चन देंगे, मतलब अभी के लिए जब जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बताने का रीजन है कि मुझे ना ऐसे मिलेगा, मेरे पास बेरिलियम है 9 है 4 है
प्लस एक ब्लैंक छोड़ दिया और इसको मैंने कन्वर्ट करके कार्बन लिख दिया और इधर 12 लिख के ब्लैंक छोड़ दिया, ऐसे बनेगा। तो मुझसे कहा गया जाएगा कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है, बताओ क्या करूं। तो अपन पता क्या सोचेंगे, यार मास चेंज हो रहा है और मास तो सिर्फ हीलियम ही चेंज कर सकता है। अपन ने लास्ट टाइम एमिशंस पढ़े थे, मास हीलियम चेंज कर सकता है, वो भी अच्छा खासा मास चेंज हो रहा है। और इधर ठीक है, और अपन को साफ साफ दिख रहा है ये 6 बन रहा है, मतलब मुझे हीलियम लिख लेना चाहिए इधर। तो मैं क्या करूंगा, इसको हीलियम लिख लूंगा। तो अपन कहेंगे देखो यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल है और यहाँ पर क्या होगा, तो अपन कहेंगे अल्फा पार्टिकल में 2 तो बैलेंस हो गया, हीलियम लिखोगे आप तो ये तो बैलेंस हो गया, तो यहाँ तो 0 आएगा इसका मास। और ये 4 + 9 होगा तो 12 आ रहा है, तो 4 + 9 तो 13 होता है, मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल आएगा वो न्यूट्रॉन आएगा। तो ये अपन को फाइंड आउट करना। लेकिन अभी के लिए सिंस अपन सिर्फ शुरुआत ही कर रहे हैं पढ़ने का, तो अपन को पता है वो क्या करेंगे, ऐसे देंगे अपन, यहाँ ब्लैंक बना देंगे और अपन से कहेंगे इनको फिल कर दो। अपन कहेंगे फिल क्या करना है, आपने अल्फा और न्यूट्रॉन ब्रैकेट में लिख के दिया है, मुझे मुझे पता है यहाँ अल्फा लिखना है या न्यूट्रॉन लिखना है, खत्म हो गई बात। एक बार चेक कर लूंगा सब बैलेंस है क्या, तो मेरा क्वेश्चन हो गया। मतलब अभी के लिए आप मुझे ऐसा अगर लिख के दोगे ब्रैकेट में, तो मैं तो खुद ही लिख दूंगा, लिखा तो है अल्फा एब्जॉर्ब्ड होगा और एमिट न्यूट्रॉन होगा, तो फिर क्या फायदा उसको लिखने का, सब तो आपने बता दिया, मैं तो फिल कर ही दूंगा इसको देख के। हाँ तो अभी अपन को ऐसे देंगे, तो फिल कर देंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे ही मतलब, और वो जो क्वेश्चन देते हैं ना, वो जनरली वही क्वेश्चन देते हैं जो कॉमनली बच्चों को आते होंगे। जैसे मान लो दूसरा लेते हैं, जो नाइट्रोजन है ना, विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, है ना, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन अपन को पता है। कुछ न्यूट्रॉन्स जो है ना, वो कॉस्मिक रेज से ऊपर, कॉस्मिक रेज है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, कुछ न्यूट्रॉन्स कॉस्मिक रेज से आके अपने एयर में जो नाइट्रोजन है ना उससे कोलाइड कर जाता है, और कोलाइड करने की वजह से वो कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन 14 में, और एमिट करता है प्रोटॉन को। ये H+ साइन लिखो, ऐसे लिखोगे तो प्रोटॉन लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट अ प्रोटॉन, पता है आपको। तो ये एक्चुअली मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सब, क्योंकि दिस इज कार्बन डेटिंग, हाउ टू कैलकुलेट द एज ऑफ ट्रीज और डायनासोर्स, वो सब अपन पढ़ते हैं ये सब। ये मतलब काफी कॉमन रिएक्शन है। If the nitrogen present in the air is collide with the neutrons coming from the cosmic rays, और वो न्यूट्रॉन जो एयर में प्रेजेंट है वो कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। ये कार्बन 14 कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, और वो प्लांट यूज कर लेते हैं और प्लांट एनिमल्स खा लेते हैं, अपन भी खाते हैं सब्जी वगैरह। तो उससे क्या होगा, वो थोड़ा सा डेली लाइफ से कोरिलेटेड होता है। अब अपन कहेंगे ठीक है, अगर आप मुझे ऐसे दे देते हो, मुझे क्वेश्चन में आप ऐसे दोगे, तो फिर आपको लिखने की जरूरत क्या है सर, ये तो आप बड़ा इजी बता रहे हो मुझे। तो अगर ऐसे लिखा होगा, ये है, ये एरो बना होगा, इधर 14 लिखा होगा और इधर 6, और इधर ऐसे लिखोगे आप, और आपने ऐसे अगर लिखा है, तो फिर अपन कहेंगे अपन लिखने के लिए है बच्चा क्या सर, आप क्या लिखने के लिए दे रहे हो हमें। अगर ये नहीं लिखते तो हम बैलेंस करते, कुछ सोचते यार कि कुछ लिखा जाए, कुछ बैलेंस किया जाए, कुछ करना पड़ेगा। अभी तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं, तो साफ साफ है, न्यूट्रॉन इधर लिख दूंगा, बस मुझे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि न्यूट्रॉन में नीचे 0 लिखते हैं, ऊपर 1 लिखते हैं, और प्रोटॉन में ऊपर नीचे दोनों जगह 1 लिखते हैं। लो भाई, ये तो बड़ा इजी हो गया। तो इस टाइप से अपन को एलिमेंट्स, तो इस टाइप से अगर अपन को क्वेश्चन अभी देंगे वो अपन को, तो करेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इवन अगर 1 2 3 दे दिया और एक ही ब्लैंक छोड़ोगे, तो ये नहीं भी लिखोगे तब भी बढ़िया इजी है, क्योंकि इस तरफ तो पूरा बैलेंस है, मैं ऊपर जो भी एलिमेंट लिखूंगा उसका लिख लूंगा बैलेंस करके अंदर। बड़ा इजी हो जाएगा। हाँ, अगर 3 दे देते हो और एक ही ब्लैंक छोड़ते हो तो बैलेंस करना आता है मुझे, क्योंकि आपने सिखाया इन दोनों का सम जो है वो इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, और इन दोनों का सम जो है वो इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, ये तो आपने सिखाया ही है, कर लूंगा। तो मुझे पार्टिकल पता चल जाएगा कि इन दोनों का सम 6 है, और इधर 6 है, मतलब यहाँ जो भी पार्टिकल लिखोगे उसका मास 0 होना चाहिए। दिस इज आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन, कर सकते हैं। अब आप रेडियो एक्टिविटी भी सॉल्व कर सकते
अब अगर कोई डाउट्स है तो अपन डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं, वरना फिर अपन थोड़ा सा, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पर। तो अगर कोई डाउट्स हैं तो अपन डाउट डिस्कस कर सकते हैं, वरना फिर अपन आगे मूल कॉन्सेप्ट की तैयारी करते हैं कि अपन मूल कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक, तो अपन डाउट्स अगर आपने किए हैं तो आप डाउट्स चेक कर लो, नहीं तो अपन मूल कॉन्सेप्ट करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, है ना, क्योंकि मतलब थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर शुरू कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया इसलिए ब्रेक ले रहा हूँ, नहीं तो मैं आज ब्रेक नहीं लेता। फिर तो अपन चैप्टर खत्म हो गया, अगर आपको डाउट्स करना है तो आप मुझे बता दो, डाउट्स करेंगे, नहीं तो फिर मैं मूल कॉन्सेप्ट शुरू कर दूंगा। किसी को डाउट है? नया चैप्टर शुरू करूंगा नहीं, नो डाउट्स। तो अभी अपन, ठीक है, अपन क्या करेंगे ना, अब जैसे शीट से होमवर्क देना पड़ेगा, चलेगा, मैं बता दूंगा। अपन क्या करेंगे, अगर किसी का कोई पर्सनल डाउट है ना, तो वो डाउट पूछ लेगा कि मतलब ऐसे ऐसे कंसेप्चुअल डाउट आप मुझे बता दो, फिर उसके बाद अपन आगे। अपन 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5:11 हो रहा है, मैक्सिमम 5 मिनट्स में अपन वापस शुरू करेंगे, ठीक है ना, ताकि अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे तो एक नए उसमें शुरू कर लेंगे। पहले मैं आपको कैलकुलेट कर लूंगा, पहले आपके कोई डाउट्स है तो आप देख लो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई ऐसे रेसिंग के पार्ट। तो मेरा मतलब था यहाँ पर सारे के सारे बालमन लाइंस विजिबल रीजन के नहीं होंगे, ये तो विजिबल रीजन से बाहर है, लेकिन सारे के सारे विजिबल वाले बालमन लाइन होंगे, दैट इज। तो अब आपने मुझसे पूछा था कि विजिबल लाइन को कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो विजिबल लाइन तो बेटा 4 ही होते हैं, ये वाले बस। सो ऑल बारमैन लाइंस आर नॉट विजिबल बट ऑल विजिबल लाइंस आर बारमैन। सो लेकिन अपन को जितना भी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, उसमें 4 लाइन जो विजिबल रीजन में होते हैं ना, वो बाल्मर में ही आते हैं बस, बाकी किसी और ट्रांजिशन में नहीं आएगा। इसलिए अपन बाल्मर को लिख लेते हैं विजिबल रीजन में, क्योंकि विजिबल रीजन अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। भाई हम मोस्टली तो वही चीज पढ़ना चाहते हैं ना जो दिखे हमें, क्योंकि ये तो हमें ये वाला वेवलेंथ तो दिखेगा भी नहीं 72, वो तो विजिबल से बाहर है, और वेवलेंथ छोटा होने का मतलब है एनर्जी ज्यादा, मतलब ये तो यूवी रीजन में है, ये भी यूवी रीजन। तो अपन पता क्या कहेंगे, मोस्ट ऑफ द बाल्मर लाइंस, क्योंकि अब तो 9 10 11 12 मोस्ट ऑफ द बाल्मर लाइन बताओ कौन से रीजन में होंगे, तो अपन कहेंगे यूवी रीजन। थोड़े से विजिबल में होंगे, वो भी 4 बस। अब पैशन वाले तो अपन कहेंगे कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से भी फॉल करेगा और यहाँ तक फॉल करता है तो वो पैशन सीरीज होगा। अगर वो कोई भी इलेक्ट्रॉन फॉल करता है किसी भी अंतशल से यहाँ तक फॉल करेगा तो पैशन सीरीज, ये पैशन सीरीज। तो अब इसके लिए अपन ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, अपन को क्या करना होता है, नंबर ऑफ वेज, ये तो नंबर ऑफ वेज इलेक्ट्रॉन कैन ड्रॉप फ्रॉम nth शेल टू द ग्राउंड स्टेट था, ये ग्राउंड स्टेट मेंशन होना जरूरी है इसमें, ग्राउंड स्टेट था। लेकिन अगर नंबर ऑफ वेज an electron can drop between any two shells, any two shells, between any two shells it will be equal to summation of delta n, ये आपने पढ़ा। delta n is difference between the number of for the shell, difference between number for the shell, between number for the shell। मान लेते हैं अपन की भाई फॉर द शेल, तो अपन कहेंगे भाई 7th शेल से 2nd शेल तक आ रहा है, अब बताओ क्या रखना, मतलब एक एग्जांपल ले लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन ड्रॉप फ्रॉम 7th टू 2nd शेल, बताओ नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो अपन कहेंगे पहले डेल्टा एन कैलकुलेट कर लो, 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5, तो डेल्टा एन कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे समेशन लिख देते हैं सीधे नंबर ऑफ वेज के लिए, समेशन ऑफ डेल्टा एन विल बी इक्वल टू कितना, दैट इज समेशन ऑफ 5 लिख लो, तो समेशन ऑफ 5 का मतलब हो गया 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये समेशन हो गया, ये नंबर ऑफ वेज है, यस।
फिर आपने आईआर पूछा था, तो ऑब्वियस सी बात है आईआर के लिए अपन को पता है इसमें एनर्जी तो बहुत कम होती है, एनर्जी कम होती है तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ ज्यादा होती है। मतलब आईआर में अगर 780 से वेवलेंथ ज्यादा है तो फॉर आईआर रीजन अपन को वेवलेंथ मिल रहा होगा ग्रेटर देन 780 किलोमीटर, तो अपन आईआर रीजन बता देंगे। और लैम्डा अगर लेस देन 400 हो गया तो यूवी रीजन बता देंगे। ये लो भाई, अब लैम्डा कैलकुलेशन अपन को आते हैं सारे के सारे, अगर नहीं आते हैं तो आप बताओगे तो मैं कर दूंगा। क्लियर हो गया? अब देखो, थोड़ा सा डाउट अपन आपस में ना, जिनके जो डाउट्स होते हैं वो डाउट्स भी थोड़े से करने जरूरी है। अब मुझसे एक पूछा कि सर रदरफोर्ड के फॉर्मूले पे एग्जांपल करो ना। रदरफोर्ड के फॉर्मूले पे एग्जांपल करना है तो एक एग्जांपल देखो भाई, आपने, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने थोड़ा पढ़ा होगा, तो मैं चलो एक एग्जांपल रदरफोर्ड के फॉर्मूले पे आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, कि रदरफोर्ड के फॉर्मूले पे क्या एग्जांपल आता है, देखें अपन। तो अब देखो, आपको मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आता है अच्छे से। तो अब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, अपन कहते हैं भाई गोल्ड फॉयल है, गोल्ड का न्यूक्लियस होता है, उसका एटॉमिक नंबर अपन को पता होता है, अल्फा पार्टिकल वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसको आप इसके तरफ बॉम्बार्ड करते हो तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो होता है वो Z1e ले लेते हो आप, और इसके चार्ज को Z2e ले लेते हो आप, न्यूक्लियस के चार्ज को, Z इज एटॉमिक नंबर। जब इसको इसकी तरफ फेंकोगे तो जैसे जैसे ये पास आएंगे, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, इसका स्पीड स्लो होता जाएगा। तो अगर इसका स्पीड इसकी तरफ फेंकने से स्लो होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, वन में रिपल्शन होगा। तो अपन क्या करेंगे, जितनी ज्यादा इसकी वेलोसिटी से आप इसकी तरफ फेंकोगे, ये उसके उतना ज्यादा पास आ पाएगा। तो जो कितना पास हो जाएगा, तो अपन कहेंगे, इसको कहते हैं अपन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं अपन इसको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो जितना ज्यादा इसकी वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा पास अपने इसके आ सकते हैं। तो वेलोसिटी स्क्वायर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस लेते हैं अपन आर नॉट, उससे होता है। ये फॉर्मूला होता है कि आप वेलोसिटी बढ़ाओ, आर नॉट छोटा हो। ये वेलोसिटी कम है तो आर नॉट बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम होगी इसकी तरफ, भाई दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं आपस में रिपेल करेंगे, तो जैसे जैसे इधर आएगा, तो अगर वेलोसिटी कम, वेलोसिटी एक तरीके से आप बॉल फेंक रहे हो मेरी तरफ, ये मैं हूं, ये तुम, जितना जल्द स्पीड से बॉल फेंकोगे वो बॉल उतना ज्यादा मेरे पास आएगा। अज्यूम कर लो कि बॉल रिपेल होने वाला है मुझसे, उस टाइप का कंसेप्ट। तो आपने इस कंसेप्ट में अपना एक इक्वेशन बनाया था, है ना, एक इक्वेशन बना लिया था आपने। तो उस इक्वेशन को अज्यूम करके कि वो इक्वेशन आपने बनाया था, और वो इक्वेशन था के Z1e इंटू Z2e डिवाइडेड बाय आर नॉट, ठीक है ना, इज इक्वल टू आपने बनाया था दैट इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर, ये आपने बनाया। अब आप देखोगे तो मैंने जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा था ना, वो इसी इक्वेशन से तो लिखा भाई, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कांस्टेंट मुझे पता है, Z1 Z2 इनके एटॉमिक नंबर से मुझे पता है, E कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, K कांस्टेंट होता है। तो बचा क्या इसमें चेंज होने वाला, दो ही चीजें तो हैं, एक ये और एक ये, इसके अलावा तो बाकी सब कांस्टेंट है। जितना ज्यादा ये होगा उतना कम ये होगा, यही तो था। चलो, अब जैसे आपने कहा कि एक एग्जांपल करवा दो, मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लिखता हूँ। मैं तुमसे क्या कहूंगा, अब मैं गोल्ड फॉइल वाले की बात नहीं कर रहा, अपन तो दो पॉजिटिव न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। मैंने तुमसे कहा कि बताओ, मेरे पास यहाँ पर कॉपर न्यूक्लियस है, मतलब 29 प्रोटॉन है, अपन को पता है कॉपर न्यूक्लियस मतलब ये कॉपर न्यूक्लियस है, ठीक है। अब मैंने तुमसे कहा कि बताओ कितने वेलोसिटी से इस कॉपर न्यूक्लियस की तरफ अल्फा पार्टिकल को फेंकूं, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल with what velocity the alpha particle must be projected towards the copper nuclei so that it will reach at a distance of, अपन एक डिस्टेंस ले लेते हैं r नॉट, कितने डिस्टेंस पर वो रीच कर जाए। मैंने उसको वर्ड में भी लिख देता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास, विथ व्हाट वेलोसिटी, अरे थोड़ा सा थोड़ा मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए पड़ेगा, अपन थोड़ा यहाँ से लिख लेते हैं। सो एक क्वेश्चन है मेरे पास, विथ व्हाट वेलोसिटी वेलोसिटी द अल्फा पार्टिकल is,
प्रोजेक्टेड लिख लो या बॉम्बार्डेड लिख लो, आपकी मर्जी है। प्रोजेक्टेड टुवर्ड कॉपर न्यूक्लियस so that it reach to a distance of है ना, reach to a distance of 10 to the power of -13 सेंटीमीटर ले लेता हूं। मतलब ये डिस्टेंस मैंने आपको दिया -13 सेंटीमीटर। तो अपन क्या कहेंगे, अच्छा आपने आर नॉट दे दिया मुझे कितना होगा, सो दैट इट विल रीच एट अ डिस्टेंस ऑफ इतने डिस्टेंस पे रीच कर लेगा। तो ये अपन को दे दिया आपने, चलेगा। अब बचा क्या इसमें, अब आप ये बता दो कि Z1 कौन है, अल्फा पार्टिकल, Z2 कौन है। अब डिपेंड करता है आपने पहले क्या लिया, वो आपने, हमें तो Z1 Z2 लेना है बस। तो मैंने यहाँ पर ले रखा है, ये अल्फा पार्टिकल को मैंने Z1 ले रखा है और कॉपर न्यूक्लियस को मैंने Z2 ले रखा है। ठीक है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसी को जो लिखा हुआ है, K कांस्टेंट है। अब एक बात और ध्यान रखना, जो मैं सबसे ज्यादा आपसे हमेशा बार बार बोलूंगा, यूज MKS यूनिट्स। जब तक कि मैं तुमसे कहूंगा कि वहां अपन MKS यूनिट यूज नहीं करेंगे, अपन सभी कैलकुलेशन के लिए MKS यूनिट देखेंगे। और अगर मान लो CGS यूनिट में अपन से आंसर पूछा है तो अपन CGS में बाद में कन्वर्ट कर देंगे। PV इक्वल टू NRT को छोड़ के, क्योंकि PV इक्वल टू NRT में अपन क्या करते हैं, ऐसा यूनिट यूज करते हैं, ताकि प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में होगा, वॉल्यूम को लीटर में लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, आर का वैल्यू अपन 1/12 लेके, इसको तो हमेशा कैलकुलेट में लेना होता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर लीटर होगा तो ये 1/12 भी एटमॉस्फेयर लीटर होता है। तो ये यहाँ पर अपन राइट MKS यूनिट यूज नहीं करते, क्योंकि प्रेशर MKS यूनिट में पास्कल होगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब होगा। तो आर का वैल्यू 8.314 MKS यूनिट में, ठीक केल्विन में होता है, उसका कोई दूसरा यूनिट नहीं लिखते। तो मैं हमेशा तुमसे यही कहूंगा कि यूज MKS यूनिट फॉर ऑल योर कैलकुलेशंस, उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। K का वैल्यू अगर अपन लिखेंगे तो K विल बी इक्वल टू, अगर K अपन को गिवन है, दैट इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर यूनिट होता है। इसका लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि MKS अपन सारा यूज करेंगे। Z1 अल्फा लिया आपने, 4 एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है, 4 तो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर इज 2। E पहले Z2 लिख लेता हूँ, फिर E का स्क्वायर कर दूंगा, और Z2 कितना होगा, दैट इज कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, और E का स्क्वायर हो जाएगा 1.602 × 10⁻⁻19, मुझे इसका स्क्वायर करना है, और डिवाइड कर दूंगा मैं R0 से। अब R0 पे गलती करोगे तुम, क्योंकि ये सेंटीमीटर में और अपन को लिखना है मीटर्स में, ये गलती नहीं करना, क्योंकि ये वैल्यू स्टूडेंट को रटे हुए होते हैं, इसलिए अपन को क्वेश्चन में वो इसको पक्का सेंटीमीटर में देंगे। भाई इन दोनों के अलावा या तो ये दोगे तो ये निकालोने के लिए पूछोगे, या ये दोगे तो फिर ये निकालो, ये दोगे तो ये निकालो, इसके अलावा क्या पूछ सकते हो, सब तो कांस्टेंट है। तो अपन क्या करेंगे, हाँ, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 AMU, AMU मतलब 1.66 × 10⁻⁻27 kg। यूनिट नहीं लिख रहे, अपन को पता है सब कुछ MKS में लिख रहे हैं। और उसके बाद वेलोसिटी आपने पूछा है, बता देता हूँ, अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। चलो भाई शुरू हो जाते हैं, इसको 2 से कैंसिल करता हूँ। अब मैं एक बार तुमसे बस यही कहूंगा कि ध्यान रखना कि किसको कैंसिल कर रहे हो, किसको क्या कर रहे हो, वो सारे पार्ट आप ध्यान रखना, क्योंकि उसी में गड़बड़ करोगे आप। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 मैं बस थोड़ा थोड़ा कैंसिल करूंगा अभी, बस जितना मिनिमम हो सकता है। अब इसको मैं 9 और इंटू ये कर लेता हूँ, तो मेरे पास है 9 × 29, मैंने संभल के कैलकुलेशन कर लिया। इस 9 को मैं नीचे लेके आऊंगा, तो 15 और 9 तो मेरे पास ये हो जाएगा 24, तो मेरे पास आ जाएगा 10⁻24। मैं इसको 1.6 ले लूंगा, तो 16 × 16 हो जाएगा 256, तो 2.56 आ जाएगा। और इसका स्क्वायर करूंगा 38 होगा, तो 10⁻38 दैट विल बी इक्वल टू, मैं लिखूंगा ये आएगा अपने पास, ये तो कैंसिल हो गया, 1.66 × 10⁻27 इंटू V स्क्वायर कर लेते हैं। अब अपन क्या करें, तो अपन कहेंगे पहले तो अपन कैंसिल करते हैं इसको, तो 38 और 24 ये कैंसिल कर लेता हूँ, तो 38 - 24 कर देता हूँ,
4 बचा, 1 बचा, 14 बचा, तो मेरे पास ये 10 की पावर -14 है। अब 14 और 27 को कैंसिल करता हूँ तो 27 - 14 कर देता हूँ, है ना। तो 14 करूंगा तो 3 आ जाएगा, 113 बचा मेरे पास, ये 10 की पावर -13 बच गया, ये बच गया मेरे पास। अब फिर मैं एक थोड़ा सा संभल के मैं क्या करूंगा, ये 16 जैसे था, ये भी 16 जैसे था, जो अपन यहाँ कैंसिल कर सकते थे थोड़ा, लेकिन चलो अभी रहने देते हैं, अपन वी स्क्वायर लिखते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू आया मेरे पास 9 इंटू 29 इंटू 2.56 डिवाइडेड बाय 1.66। ये 10 टू द पावर -13 में नीचे लेके जाऊंगा, ऊपर लेके आऊंगा तो 10 की पावर 13। ये मेरे पास आ गया कैलकुलेशन। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कहेंगे इसको और इसको अगर अपन कैंसिल करें तो अगर ये 16 होता तो मैं इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर देता, ये 16 होता ना 2 टाइम्स हो जाता, तो ये थोड़ा बड़ा है तो मैं वहां थोड़ा छोटा कर लूंगा उसको, तो ये ऑलमोस्ट 1.55 हो जाएगा, ऐसा इस टाइप से होता है, मतलब 2 टाइम होगा 1.95 ना 1.55, तो गलत हो जाएगा मेरे लिए क्योंकि मुझे 2 लिखना था, क्योंकि अगर ये 1.6 होता और ये भी ये 2.56 है तो मैं इसको लिख लेता कितना 2 टाइम, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, तो मैंने इसको 1.95 राइट, थोड़ा छोटा कर लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 जा 27 है ना, 9 3 जा 27 तो 270 हो गया, 9 माइनस कर देते हैं तो 261 हो गया ये दोनों, और 261 इंटू 1.95 मतलब मेरे पास 261 इंटू 1.95 मतलब 261 को ऑलमोस्ट 2 टाइम करूँ, 2 टाइम करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 12 12 522, मैं इसको ना ऑलमोस्ट 520 ले लेता हूँ, 520 ले लेता हूँ। वैसे 5 मतलब 25 520 अगर अपन लेते हैं, वो इसलिए कर रहा हूँ मैं 520 क्योंकि ये 1.95 है, वैसे तो 500 के आसपास ही आएगा, 520 क्या मतलब ऑलमोस्ट 510 या 515 के आसपास आएगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि 515 के आसपास लिख लेता हूँ मैं, इंटू 10 टू द पावर, मैं इसको क्या कर लेता हूँ 51.5 कर लेता हूँ, इसको 51.5, एक जीरो यहाँ बढ़ा दूँ। अब ये वी स्क्वायर है, मुझे रूट लेना है इसका, तो मेरे पास आ जाएगा, रूट लिखूंगा तो ये 7.2 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 7 संजा 49 होता है, मैं रूट ले रहा हूँ उसको, तो 7.15 या 7.2 के आसपास होगा और 10 के पास 7 हो जाएगा। मैं अपना आंसर कैलकुलेट करूंगा, लो भाई मेरे पास ये वेलोसिटी है। आपने देखा मैंने राउंड ऑफ कैसे किया और कैलकुलेशन कैसे किया। अगर बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशंस हैं तो ही अपन बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन पर जाएंगे कि यार ये 261 इंटू 1.95 मल्टीप्लाई कर ही लेना चाहिए अपन को, तो बन जाएंगे, वरना अगर ये तो डिफरेंट गिवन ही होता है सभी में, अगर ये भी सेम होता तो ये वैल्यू में काफी डिफरेंस देता है, तो अपन कैलकुलेट करके बता देंगे। ये आपका आंसर है जो आपने पूछा था कि सर एक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया उनको क्या करना कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी ने मुझसे पूछा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बताओ, अच्छा ठीक है, तो अपन देख एक बात है, मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ को मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करूंगा ना, मुझे एक बात पता है, पहले तो बिल्कुल फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एन, मुझे ये फॉर्मूला अगर पता है तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ में अपन को पता है कि अगर किसी पार्टिकल का मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, या वेलोसिटी ज्यादा होगा तो भी वेवलेंथ कम होगा, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी इज अ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम अगर आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो या पढ़ने वाले हो, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह आप पढ़ रहे हो, लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको मोमेंटम पता है अच्छे से, उसका कंजर्वेशन भी पता है, वो उसमें मैं ज्यादा वो नहीं बोलूंगा, मुझे अपना डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता करना है। अब इसमें आप ये बताओ कि पार्टिकल कौन सा है भाई, ये तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो सभी के लिए तो होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, डस्ट पार्टिकल के लिए, सभी के लिए होता है, मतलब माइन्यूट पार्टिकल कोई भी ले लो सबके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ एप्लीकेबल है, बड़े पार्टिकल के लिए नहीं है, तो अपन इससे कैलकुलेशन कर लें। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ में मैं क्या कर सकता हूँ, सिंस इससे मैं काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, एमवी दिख रहा है ना मुझे, मैं वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, एमवी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा है,
तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर एच स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, काइनेटिक एनर्जी हो गया। इसको ऐसे लिख लेते एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू एच स्क्वायर अपन एम लैम्डा स्क्वायर। लो भाई काइनेटिक एनर्जी हो गया। अपन को ये पता चल गया कि लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आना है। सो दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपन 2 लैम्डा उधर ले गए थे एम काइनेटिक एनर्जी रूट ले लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन अंडर रूट ऑफ 2 एम काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन अंडर रूट ऑफ 2 एम चार्ज इनटू वोल्ट। कंजर्वेशन लॉ से ईवी होता है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आ गया। लेकिन मैंने आपको क्लास में बताया डायरेक्टली कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो 12.27 मतलब 12.3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो आप, या वोल्ट लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख। लैम्डा फॉर प्रोटॉन वो भी बताया मैंने आपको 0.286 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन के मुझे और लिखा मैंने, या फिर मैंने लैम्डा आपको बताया अल्फा पार्टिकल के लिए तो 0.101 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी, और काइनेटिक एनर्जी वी इज पोटेंशियल, ये अपन को ध्यान रखना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन सारे के सारे इसी से कोरिलेटेड है, अपन को कोई डाउट। अब एक चीज आती है कि सर और भी तो फॉर्मूले बताए आपने, एक कुछ ऐसे कि वो इस टाइप का ऐसे इक्वेशन बनाते हो आप, ये सब क्या है, मतलब ऐसे भी तो बताए थे आपने, कुछ ऐसे करके भी तो बताए थे, वो क्या है। तो अपन कहेंगे देखो भाई वो पता क्या है, अपन क्या बोलते हैं कि जैसे किसी एटम में शेल्स होते हैं, अपने दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ड्रॉप कर रहा है तो मैं उसका वेवलेंथ ऐसे कैलकुलेट करूंगा, इसका वेवलेंथ अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसे कैलकुलेट करूंगा, या फिर मैं इसका एनर्जी डिफरेंस से कैलकुलेट करूंगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/1 n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, लेकिन इसका यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन के लिए लिखा। तो अपन कहेंगे सर इसमें वेवलेंथ तो दिख नहीं रहा, इधर तो मुझे वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, तो है ना ये लो। तो अपन कहेंगे ये वेवलेंथ तो जूल्स में होता है, भाई ये जूल सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड है, तो मुझे वेवलेंथ तो लेना पड़ेगा मीटर में, तो और ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कन्वर्ट करो। नहीं तो अपन को दूसरा फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला, जिसमें अपन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, लैम्डा एंगस्ट्रॉम यूनिट में लेते हैं, तो ये जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है पर एटम। तो ये होगी सीधा लैम्डा आ गया अपने पास, एंगस्ट्रॉम यूनिट लिखना था, लो भाई लैम्डा आ गया अपने पास, लो आ गया। तो फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, भाई ये वेवलेंथ आपने बता दिया, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी भी इलेक्ट्रॉन का उसी शेल में जो वेवलेंथ होता है वो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। भाई इलेक्ट्रॉन शेल्स के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे थोड़ी होता है फिक्स पाथ, उसका वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है ना वो। तो ये जो वेवलेंथ है ना वो उसी शेल का वेवलेंथ है। जैसे अपन को पता है फर्स्ट शेल का एनर्जी कितना होता है हाइड्रोजन में -13.6, सेकंड शेल का -3.4, थर्ड शेल का -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सीधा लिखो ना इसको, लो हो गया। थर्ड शेल का वेवलेंथ कितना होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का। सेकंड शेल में कितना होगा, 3.4 डाल दो। काइनेटिक एनर्जी तो उतनी रहेगी, पॉजिटिव में लेते ना अपन काइनेटिक एनर्जी, ई टोटल इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। फर्स्ट शेल में क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, इधर लिख दूंगा 13.6 बता दो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली। तो फिर आपने एक बार फॉर्मूला बताया था ऐसे, n डैश लैम्डा इज इक्वल टू 2 बाय r, और इधर रेडियस वगैरह कुछ कैलकुलेट करके बताया था। हाँ वो भी एक ही बात है, इससे कैलकुलेट करो या इससे, इसको लैम्डा को ऐसे बनाया था ना फिर मैंने,
जिसमें अपन ने सीखा था कि नंबर ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू नंबर फॉर द शेल, और वो ऐसे आया, ऐसे आया। और ए नॉट इधर क्या है, बोर रेडियस। इससे कैलकुलेट किया था ना आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, एन डैश लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, क्या होता है 2 पाई आर होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ये एन और ये एन बराबर होते हैं, सो अपन ने कैंसिल कर लिया, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई ए नॉट एन डिवाइड बाय जेड। अब इस फॉर्मूले का क्या फायदा और इस फॉर्मूले का, अपन कहेंगे इस फॉर्मूले का ये फायदा होता है कि वेवलेंथ अपन को डायरेक्टली किसी भी शेल में किसी भी एटम में मिल जाता है। ये वैल्यूज अपन को डी ब्रोगली के, मतलब वो हाइड्रोजन के लिए हैं ये वैल्यूज, हीलियम के अलग होते हैं, बेरिलियम के अलग होंगे, लिथियम के अलग होंगे, कितने वैल्यू याद रखूंगा कि भाई किस शेल में इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। इस फॉर्मूले का ये फायदा है कि आप शेल नंबर बताओ और एटम बताओ किस में कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये तीनों तो कांस्टेंट है। भाई 2 मुझे पता है, पाई मुझे पता है, ए नॉट मुझे पता है क्या होता है, एन मतलब शेल का नंबर, जेड मतलब कौन सा एटम, तो मैं किसी भी एटम में डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर दूंगा, हो गया, ये फायदा होता है इसका। तुम बता दो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन ले लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ। समझ में आया? अब इसके अलावा कुछ और चाहिए तो बता दो, मतलब मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया क्या है भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो आई थिंक योर रिक्वायरमेंट इज ओके। तो फिर अब कोई और डाउट है तो बोलो, नहीं तो अपन मोल कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे भाई, अपन मोल कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। शुरू करें मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फिर मैं मोल कॉन्सेप्ट शुरू करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलता है, मोल कॉन्सेप्ट शुरू करता हूँ। देखो आपने एक इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री करके चैप्टर पढ़ा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में अपन सिर्फ कैलकुलेट करते हैं कि भाई मतलब जैसे अब सिंस वो चैप्टर मैंने आपको नहीं पढ़ाया, बट मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एक छोटा सा क्वेश्चन ताकि मुझे ये पता रहे कि आप कैलकुलेट किए हैं और मतलब यू आर एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस ऑफ मतलब रिलेटेड टू द मोल कांसेप्ट इन द बेसिक केमिस्ट्री। अब ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि देखो सर कार्बन का मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम, और मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 1 एटम ऑफ कार्बन, कुछ नहीं, क्या करेंगे, ग्राम को एमयू लिख देंगे, जो ग्राम होता है उसको अपन एटॉमिक मास यूनिट लिख देंगे तो अपना काम हो जाएगा। भाई अगर किसी भी के भी मास अपन को जैसे गिवन है, आयरन का मास कितना होता है 56 ग्राम, जब ग्राम में लिखोगे तो ये 1 मोल का मास है, और इसी को अगर मैं लिखूंगा 56 AMU तो ये कितना हो गया 1 एटम का मास। आप खुद ही बोल रहे हैं ना, एटॉमिक मास यूनिट मतलब मास ऑफ 1 यूनिट ऑफ एटम, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, उसको कहते हैं अपन एटॉमिक मास यूनिट। सबको पता है, सबको कैलकुलेशन थोड़े से पता है, वो बाकी टर्म्स एटोमिसिटी मोल्स वोल्स कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको पता है। अब अगर मैं तुमसे पूछूंगा, मुझसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ वेज टू कैलकुलेट द मोल्स, कैलकुलेट द मोल्स, है ना, तो अपन सबको पता है, ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मैं नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऐसे लिख लेता हूँ,
नंबर ऑफ मोल्स को जनरली अपन n से डिनोट करते हैं, तो अपन लिखते हैं नंबर ऑफ वेज। अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करो, वेट इन ग्राम ले लो और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर देना, हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन उसके लिए वेट इन ग्राम गिवन होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमें पता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड है और आपने कहा 2 ग्राम है, बताओ कितने मोल्स होंगे, तो 2 डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास 44 है, बता दूंगा नंबर ऑफ मोल्स। मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, दैट इज आल्सो नंबर ऑफ। अब नंबर ऑफ मोल्स तो हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर किसी का वॉल्यूम गिवन है एसटीपी पे, मतलब उसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर गिवन होना चाहिए, डिवाइड बाय 22.4, दैट इज आल्सो नंबर ऑफ मोल्स। क्या नंबर ऑफ मोल्स अपन इनके अलावा कोई और मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी और मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं अपन नंबर ऑफ मोल्स? बताओ। अ, किसी ने बोला मेरे को क्या, बेटा गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर वेट तो कैलकुलेट कर चुके हैं, उसके अलावा कोई और है? तो अपन कहेंगे हाँ है ना, ये लो। मतलब ये एक्सपेक्टेशन था मेरा कि तुम ऐसे बोल दो, पी वी इक्वल टू मैट्रिक्स, वरना मूल कॉन्सेप्ट में अपन, एक बात बताओ, बेसिक्स में आधे पार्ट में तो अपन ये पढ़ते रहे, पूरे आधे पार्ट में अपन ये पढ़ते रहे, अब इसको क्यों पढ़े भाई? तो अपन ने कहा था देखो भाई, किसी, अगर ये सिर्फ गैसेस के लिए होता है, जैसे ये दोनों पार्ट गैसेस के लिए होंगे, अगर किसी गैस का प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और टेम्परेचर गिवन है, तो मैं उसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि हाँ भाई सर, मतलब आधे पार्ट में तो अपन वो पढ़े थे, तो मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स अब क्यों, मतलब वो आधा पार्ट आपने बेसिक्स में ये क्यों पढ़ाया पीवी, तो वो इसलिए पढ़ाया ताकि अपन उसमें भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके बता सकें, दैट इज है ना। तो कोई बात नहीं। हाँ, तो आर तो अपन को पता है ना, उसमें इसमें आर क्या होगा, आर इज अ गैस कांस्टेंट ना, सो आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट। क्यों नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाया होगा, ऐसा होता ही नहीं, पढ़ाते हैं सभी में पढ़ाएंगे भाई, ऐसा थोड़ी होता है, तो सभी में पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन के में, तभी तो इतना, मतलब देखो मुझे तो तुम लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट डी ब्रोकली के मिड से शुरू किया था मैंने पढ़ाना, बेसिक बात है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, उसके बगैर कैसे पढ़ाओगे, शुरू कैसे करोगे चीजें। तो चलो कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे, अब मुझे ऐसे गिवन है छोटे छोटे क्वेश्चंस में, अब अपन क्या करेंगे, देखो इसमें एक पार्ट है, चलो जो भी है अपन एक बात देख लेते हैं। अपन क्या कहेंगे कि देखो सर, यहाँ पर आप जो नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हो, ठीक है चलेगा, लेकिन इस पार्ट में जो आप ये पार्ट मुझे बता रहे हो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है मैंने मान लिया ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, राइट। तो इस नंबर ऑफ मोल्स को जो अपन ने ये लिख रखा है नंबर ऑफ मोल्स, इसमें अपन कहेंगे देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, फिर टेम्परेचर तो चलो चेंज भी कर लोगे आप, लेकिन इधर ये वाले पार्ट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो मॉलिक्यूलर मास से हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो एवोगाड्रो नंबर है 6.023 into 10 की पावर 23, मतलब डिनोमिनेटर्स आर कांस्टेंट्स, इफ दे आर कांस्टेंट्स, ऑब्वियसली मैं
ये दे दो इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, या ये दे दो इसमें कन्वर्ट कर दूंगा। मान लो मुझे ऐसे गिवन, एक एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP। ठीक है, आपने मुझे वॉल्यूम दिया और आपने मुझसे मास पूछा, आपने मुझे वॉल्यूम दिया और आपने मुझसे मास पूछा, तो ठीक है, मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइड बाय 22.4। वॉल्यूम STP पे होना चाहिए है, तो वेट इन ग्राम आपने पूछा है, बता दूंगा। मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है, वॉल्यूम आपने 55.6 दे रखा है, और ये 22.4 है। ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 11 हो गया मेरा आंसर। देयरफॉर मास इज इक्वल टू 11 grams। ये लो भैया, मतलब मैं जब चाहूं वेट को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को वेट में, या वेट को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को वेट में, जब चाहूं मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। अब मुझे क्या करना है, सपोज मुझे ऐसे गिवन होता है, मुझसे आप इसी क्वेश्चन में ऐसे बोल देते हैं, कैलकुलेट number of atoms present in 5.6 liter of CO2 at ST। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ एटम। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या दे रखा है आपने, डाटा। या तो आप वेट दो, या आप वॉल्यूम दो, या फिर आप मॉलिक्यूल दो। मॉलिक्यूल दे नहीं सकते, वही तो कैलकुलेट करना है, तो मुझे एक डाटा आपको देना पड़ेगा। क्या करूंगा मैं, तो मैं कहूंगा देखो सर, इधर तक तो मैं डायरेक्टली पहुंच सकता हूँ, ये सारा पार्ट हट जाएगा। वो कैसे, ये आपने लिख दिया ना इक्वल। आपने क्या पूछा मुझे, आपको मॉलिक्यूल चाहिए ना, आपने वॉल्यूम दे रखा है, मैं मॉलिक्यूल में कैलकुलेट कर लूंगा यहाँ से। तो मैं आंसर लिख दूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूल डिवाइड बाय कितना, एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻20 इजिकल टू वॉल्यूम कितना, 5.6 डिवाइड बाय 22.4। अभी आपने कैलकुलेट करके बताया ये 4 होता है। इसका मतलब मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया 4 इंटू, इधर 4 है, तो अपन ऐसे कर लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 4। अब मैं कैलकुलेशन के लिए इस पार्ट को हटा दूंगा, बस इतना ध्यान रखूंगा कि ये न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में। क्योंकि अब जैसे ये न्यूमरेटर में है, तो मुझे पता है कि मैं इसको अगर नेग्लेक्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि मैं इसको 3/2 लिखने वाला हूँ, तो मेरा कैलकुलेशन में इजी करने वाला है। या तो मैं इसको ऐसे लिखूँ 1/4 Na लेके चलूँ, बाद में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा लास्ट में, चलेगा, वो भी ठीक है। 1/4 Na होगा, इसको Na ही लिख के रखते हैं तो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी अच्छा है। उसमें और भी इजी अच्छा होता है, क्योंकि ये बड़ा सा नंबर मतलब परेशान नहीं करता। तो Na/4 हो गया। अब मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अगर मेरे पास मान लो कार्बन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, तो अपन कहते हैं कितने एटम है, तो अपन कहते हैं एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल में 6 एटम हो जाते हैं। मतलब अगर मेरे पास मॉलिक्यूल होंगे तो मैं एटम बता दूंगा कैसे, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करोगे तो एटम आ जाएंगे। तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो है, तो एटम कैसे कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं Na डिवाइड बाय 4, ये तो मॉलिक्यूल हो गए, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 है। आपके पास 2 मॉलिक्यूल थे, आपने 3 से मल्टीप्लाई करके 6 निकाल दिया, 6 एटम हो गए टोटल, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन। मैंने यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4/3 का मतलब हो गया 0.75 Na। अब अगर ऐसे आंसर गिवन है तब तो अच्छी बात है, और नहीं गिवन है तो मैं मल्टीप्लाई करके बता दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। ये अपने पास आंसर है, बता दो कोई डाउट है।
है ना। तो अब मैं आपको इन सब पे बेस्ड एक क्वेश्चन दूंगा, सो दैट कि मैं एक बार ये चेक कर लूं कि आपको बेसिक वाला पार्ट आता है। अगर बेसिक वाला पार्ट आएगा तो मैं रिएक्शन की बात कर पाऊंगा ना, क्योंकि अब जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन, उसका नाम होगा स्टोइकियोमेट्री, है ना। अब अपन मोल कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स वाला पार्ट है वो नहीं पढ़ते, छोटा छोटा पार्ट है ये सब। तो मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो कर लेंगे अपन। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाऊं, लिख लिया हो तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो तो भाई एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, कैलकुलेट द सैंपल which contain maximum number of atoms, number of atoms। तो एक सैंपल हो गया अपने पास, मान लो अपने पास गिवन है ऐसे 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 18 ml ऑफ वाटर। वाटर का डेंसिटी ऑफ 1.1 ग्राम पर ml यूज कर सकते हैं। और मेरे पास गिवन है एक, दैट इज डी, मुझे गिवन है ऐसे सपोज 5.6 liter of write that gas, तो ऐसे होता है टेस्टिंग, ये मुझे गिवन है। अब इन सब में आपको, अब इन सब में आपको एक बात हो सकता है, ग्लूकोज जो है वो ये है C6H12O6, सुक्रोज होगा दैट इज लाइक दिस C12H22, and the we'll say that अब इनके मॉलिक्यूलर मास भी दे देता हूँ, क्योंकि ग्राम गिवन है, मॉलिक्यूलर मास में तुम टाइम वेस्ट ना करो। तो इसका मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम है और इसका मॉलिक्यूलर मास 342 ग्राम है, तो मैंने मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया भाई, ताकि आप उसमें टाइम वेस्ट ना करो, जल्दी से कैलकुलेशन कर लो। और वैसे आपको ग्लूकोज और सुक्रोज के मॉलिक्यूलर मासेस थोड़े याद रखो, ये है, जरा जल्दी से कैलकुलेट कर दो।
अब अपने क्लास का टाइमिंग हो गया, मेरा नेक्स्ट क्लास, चलो नेक्स्ट क्लास तो शायद नहीं होगा, इसी को कंप्लीट कर ले, एक को डिस्कस कर ले, मोल्स ऑफ ग्लूकोज ना, इसमें अपन को क्या नंबर चाहिए, फिर एटम के लिए अपन कैलकुलेट कर देंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर दो। मोल्स कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, अपन कहेंगे वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ले लो, और फिर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे डिवाइड बाय एन कर, ये अपन को गिवन है 1.8, ये अपन को गिवन है 180, तो ठीक है, ये अपने पास आ गया 1.8 Na डिवाइडेड बाय 180 है ना, तो 180 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.01 Na। मॉलिक्यूल्स और एटम कितने हो जाएंगे, सो एटम विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे अपन कितने, 12 + 12 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर एटम्स 0.24 Na। बी की बात कर लेते हैं, बिल्कुल सेम वे अपन में इसमें करेंगे, तो इसमें अपने पास आ जाएगा, इसी फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, तो 34.2 डिवाइडेड बाय 342 इंटू Na इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स आ गए, तो मॉलिक्यूल कितना आ गया 0.1 Na। अब 0.1 Na आएगा, तो इसमें अपन क्या करेंगे, 22 + 11 33 + 12 45, तो अपन लिखेंगे इसको 45 से मल्टीप्लाई किया तो 4.5 Na आ गया, देयरफॉर एटम की बात कर रहा हूँ, एटम्स इज इक्वल टू 4.5 Na। चलो दूसरा चेक करते हैं, वाटर के लिए क्या करेंगे, अब वाटर में अपन को देखो, जब अपन को वॉल्यूम और डेंसिटी की बनाना, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, मतलब 18 × 1 इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर कितना हो गया 18, हाँ इधर अपने पास आ गया ना मास, और डिवाइड बाय फिर 18 कर देते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na कर लेते हैं, तो अपने पास आ गया मॉलिक्यूल्स आ गए Na, मॉलिक्यूल Na के बराबर आ गए, देयरफॉर अपन लिखेंगे एटम्स 3 Na, भाई एक मॉलिक्यूल में वाटर है ना, तो H2 होगा, तो जितने मॉलिक्यूल होंगे एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 3 Na। अब SO3 में देखते हैं, तो डी वॉल्यूम गिवन है अपन को 5.6 डिवाइड बाय 22.4 इनटू Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू कितना, ठीक है, इधर 1/4 मतलब Na/4, देयरफॉर एटम्स, तो एटम हो जाएगा अपने पास, मॉलिक्यूल Na/4 था, और मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये तो Na के बराबर है, लो भाई सारा आंसर आ गया, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो अपन ने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जितने मॉलिक्यूल है उसको 4 टाइम्स एटम, सबसे ज्यादा अपना आंसर आ गया। फिर उसके बाद वाटर, उसके बाद ग्लूकोज, उसके बाद नहीं ग्लूकोज नहीं, फिर उसके बाद अपना SO3, फिर ग्लूकोज आया, ग्लूकोज में तो लीस्ट है 0.24 है, ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम अपन फिर कंटिन्यू करेंगे, चलो भाई, थैंक यू।